लोग अपनी जवानी बेच के बुढ़ापा खरीदते हैं। क्यों? पैसे कमाने के चक्कर में। जितने भी लोग बड़े पोस्ट पर, पोजीशन पर, पैसों की शीर्ष पर होते हैं ना, सब अपने शरीर में एक एक दो दो बीमारियां लेके घूमते हैं। एग्री। लेकिन अगर हम घर में गाय पालें और घर में अगर उसका दूध निकालें तो वो हमारे लिए सेफ रहेगी। भाई एक रिसर्च ऐसा किया गया था, उन्होंने 500 ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया था जिनको हर दिन गाय का दूध पिलाया जाता था। आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे, 3 महीने के अंदर जिन लोगों को गुस्सा नहीं आता था उनको गुस्सा आने लगा, उनको एसिडिटी होने लगी दूध पीने के बाद, उनको इंडाइजेशन, अपच होने लगा, कॉन्स्टिपेशन होने लगा, स्किन के प्रॉब्लम्स होने लगे। भारत में ऑन एवरेज किसी भी तेल का उपयोग कम से कम 5 बार किया जाता है। हार्ट अटैक का जो प्रतिशत है वो तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आज भारत में जो हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, इसका प्रमुख कारण फास्ट फूड, स्ट्रीट फूड तो है। हम जो पानी पीते हैं वो जब प्लास्टिक के कंटेनर से पीते हैं, वो प्लास्टिक लीचेस इनटू द वाटर। तो हिम्मत भाई, जरूरत से ज्यादा पानी पीना भी हमारे हेल्थ के लिए नुकसानकारक है। खाना किस बर्तन में खाते हैं उससे महत्वपूर्ण ये है कि आप किस चीज में पकाते हैं। लोग कहते हैं कि सफल होना है तो नींद हराम करनी पड़ेगी, हम कहते हैं सफल होना है तो नींद करनी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। साथियों, आज का जो पॉडकास्ट है ये एक मास्टर क्लास है होलिस्टिक हेल्थ के बारे में, जिसमें हमने बात की है 9 पिलर्स। आपकी हेल्थ के 9 पिलर्स होते हैं, 1-2 पिलर नहीं। हमें पता है कि अच्छा खाना पीना चाहिए या स्लीप के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में। होलिस्टिक हेल्थ के लिए 9 पिलर्स होते हैं और इन पे बात करने के लिए, साइंटिफिक बात करने के लिए, डिटेल और डेप्थ में बात करने के लिए आज है हमारे साथ वन एंड ओनली अखंड स्वामी जी। तो अगर आप अपनी होलिस्टिक हेल्थ को अचीव करना चाहते हैं तो इस मास्टर क्लास को आपको अंत तक जरूर देखना है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीएचबी पॉडकास्ट में। हिम्मत भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें आमंत्रित किया आपके इस पॉडकास्ट में। और आपके पॉडकास्ट के जरिए कई लोगों की जीवन आप एनरिच करते हो, आप उनके जीवन में वैल्यू ऐड करते हो। इसके लिए कई लोग आपके पॉडकास्ट को देखते हैं और इसको देखकर हमें भी बेहद प्रसन्नता हो रही है। मुझे स्वामी जी, आपसे हमने मैनिफेस्टेशन पे बात की हुई है, आपसे हमने ब्रह्मचर्य पे बात की हुई है। आज हम बात करेंगे होलिस्टिक हेल्थ, जो अरे आप वाह, बता रहे हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ। होलिस्टिक हेल्थ है ना। और जैसे कि हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे कि होलिस्टिक हेल्थ के लिए 9 पिलर्स होते हैं। जी, ठीक है, तो उन 9 पिलर्स पे एक एक करके हम बिल्कुल डेप्थ में जाने वाले हैं। अच्छा। तो बताइए क्या है वो 9 पिलर्स। देखिए, सबसे पहले तो हिम्मत भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हेल्थ की जब भी बात आती है ना, जी। तो लोग इसको दरकिनार कर देते हैं। लोग पैसे कमाने के चक्कर में, सफल होने के चक्कर में, प्रसिद्ध होने के चक्कर में अपनी हेल्थ को साइडलाइन कर देते हैं। एक वाक्य में यदि मैं आपको बताऊं तो लोग बुढ़ापा खरीदकर जवानी बेचते हैं। लोग अपनी जवानी बेच के बुढ़ापा खरीदते हैं। क्यों? पैसे कमाने के चक्कर में, सफल होने के चक्कर में, प्रसिद्ध होने के चक्कर में। लेकिन मैं सबसे पहले हिम्मत भाई ये बताना चाहता हूं, यदि आपको बेशुमार दौलत मिलती हो ना, लेकिन हेल्थ को साइडलाइन करने से मिलती हो, तो उस दौलत को ठुकरा दो। यदि हेल्थ को साइडलाइन करने से आपको सफलता मिलती हो, प्रसिद्धि मिलती हो, सुख वैभव मिलता हो, प्रसिद्धि मिलती हो, पोस्ट मिलता हो, पावर मिलता हो, सबको साइडलाइन कर दो। जानते हो क्यों? क्योंकि आपके पास यदि हेल्थ होगा तो आप इन सभी चीजों को खरीद सकेंगे। आप पैसों को कमा सकेंगे, प्रसिद्धि को कमा सकेंगे, आप शोहरत को कमा सकेंगे, पोस्ट प्राप्त कर पाएंगे, पावर प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन यदि आपके हाथों में से हेल्थ चली गई, आपका स्वास्थ्य आपके हाथों में से चला गया, तो न तो पैसे के जरिए आप अपने हेल्थ को खरीद पाएंगे, ना ही पोस्ट पावर के जरिए आप अपने हेल्थ को खरीद पाएंगे। आज परम दुर्भाग्य की बात है हिम्मत भाई, आप देखिए हमारे देश में परम दुर्भाग्य की मैं बात बता रहा हूं आपको, जितने भी लोग बड़े पोस्ट पर, पोजीशन पर, पावर पर, सत्ता पर, पैसों की शीर्ष पर होते हैं ना, सब अपने शरीर में एक एक दो दो बीमारियां लेके घूमते हैं। एग्री, एग्री। पैसे उनके पास बेशुमार है, प्राइवेट जेट्स, हेलीकॉप्टर्स है, लेकिन डायबिटीज है, मोटापा है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक है। क्या काम की इस दौलत? ऐसे कई लोगों को हमने देखा है। आज अमेरिका में आप देखना,
जितने भी लोग बड़े पोस्ट पर होगा, बड़े पोजीशन पर, जितने भी हमारे भारत देश में हुआ क्या है, जिन लोगों को शरीर से काम लेना है ना, ऐसे लोगों की तौंद बाहर आएगी। अब उनको तो फिजिकली फिट होना चाहिए ना, परम दुर्भाग्य की बात है। मान लीजिए कोई पुलिस लोगों को उठा लीजिए, अब उनको तो फिजिकली एक्टिव होना चाहिए ना, फिर भी तौंद इतनी बाहर आएगी। अब अमेरिका में जिन लोगों को दिमाग से काम लेना है, बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ जिनको पूरे दिन ऑफिस में बैठकर काम करना है, मार्क जुकरबर्ग को ले लो आप, जेफ बेजोस को ले लो, या फिर ऐसे जितने भी ब्रायन जॉनसन को ले लो, ऐसे कई लोगों को आप ले लो, बराक ओबामा, जिनको दिमाग से काम लेना है ना, वो भी फिजिकली फिट और एक्टिव रहते हैं। उनकी तौंद कभी भी बाहर नहीं आएगी, स्लिम हेल्थी बॉडी के वो होते हैं, क्योंकि अमेरिकन्स अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ। Distressingly and unfortunately, we do not understand. We are underestimating the power of health. तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं हिम्मत भाई, हेल्थ को साइडलाइन करने से आपको जो कुछ भी मिलता हो ना, सबको ठुकरा दो, सबको लात मार के साइड कर दो। सबसे पहले अपनी हेल्थ की हिफाजत करो, अपने स्वास्थ्य की हिफाजत करो। अब मैं मेन पॉइंट पर आता हूं हिम्मत भाई। उसके पहले मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल साझा कर देता हूं। मुंबई में एक हमारे मित्र है, अब आज से 7 साल पहले उनकी उम्र 25-26 साल की थी। उनके पास दौलत शौहरत नहीं थी। ठीक है। जब भी मुझे मिलता था कहता था, स्वामी जी मुझे दौलत चाहिए, सफल बनना है, अमीर बनना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेहनत करो। उस दिन भी मैंने उसको कहा था कि लेकिन हेल्थ को साइडलाइन मत करो। आज उसके पास 7-8 साल के बाद हर साल वो 30 करोड़ कमाता है, लेकिन परमानेंट डायबिटीज का मरीज हो चुका है, हाइपरटेंशन का मरीज हो चुका है, एक बार ब्रेन स्ट्रोक आ चुका है। और आज वही मुझे हिम्मत भाई दुर्भाग्य से ये बताता है कि स्वामी जी आपने उस दिन बताया था, दौलत तो आ गई, सफलता आ गई, पैसे आज आ गई, आज बिजनेस क्लास में फ्लाइट में घूम सकते हैं, आज रेंज रोवर लेके, लैंड रोवर लेके हम घूमते हैं, मर्सिडीज BMW लेके घूमते हैं, लेकिन गोलियां खा खा कर जीना पड़ता है। आज हमारे घर में कई मिठाइयां होती है, लेकिन खा ही नहीं सकते। क्यों? डायबिटीज के मरीज हो चुके हैं, ब्रेन स्ट्रोक आ चुका है। तो ऐसी दौलत शोहरत काम किसकी? तो ऐसा नहीं करना हमें। अब मैं मेन पॉइंट पर आता हूं हिम्मत भाई। आपने जो पूछा 9 पिलर्स ऑफ हेल्थ, सबसे पहले है फूड। ठीक है। सेकंड नंबर पर है वाटर। ठीक है। तीसरे नंबर पर है एयर, आप जिस हवा को लेते हैं। ठीक है। चौथे नंबर पर है एक्सरसाइज। पांचवें नंबर पर है स्लीप। छठे नंबर पर एक एक चीजें ऐसी आएगी जो आपने सुनी, इमोशंस, हमारे इमोशंस जी। सातवें नंबर पर आता है हमारा स्वभाव, अच्छा बुरा स्वभाव, ईर्ष्या वाला स्वभाव, ग्रेटिट्यूड वाला स्वभाव, ऐसे स्वभाव। आठवें नंबर पर आता है हमारे एसोसिएशन विद पीपल, हम किन लोगों की संगति में रहते हैं ना, उस पर भी हमारे हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है। और नौवां और सबसे महत्वपूर्ण हमारे अच्छे बुरे कर्म। एक एक चीज पे बात कर लेते हैं। एक एक चीज पर मुझे बात करनी होगी। आपने तो बहुत प्रश्न पूछा भैया। देखिए सबसे पहले पर हिम्मत पे आता है फूड। तो मैं अक्सर लोगों को बताता हूं, आपको अपने जीवन में से ऐसी 7-8 चीजों का आप परहेज रखो। जैसे सबसे पहले व्हाइट शुगर। ठीक है। फिर मैं आपको समझाता हूं क्यों। दूसरा है व्हाइट सॉल्ट। ठीक है। तीसरा है मैदे की आइटम्स। चौथा है गेहूं। पांचवा है व्हाइट राइस। छठा है टी, जो चाय, जो दूध वाली चाय की मैं बात कर रहा हूं। सातवां है फ्राइड फूड्स। और आठवां है दूध, आज का जो कमर्शियल डेयरी का जो दूध मिलता है ना, उसकी। अब मैं अंत से शुरू करता हूं। ठीक है। दूध की मैं बात करता हूं। अब जब हम छोटे थे हिम्मत भाई, तो हमें क्या सिखाया गया था कि कैल्शियम प्राप्त करना है तो दूध पिया करो। दूध को हमें संपूर्ण आहार के लिहाज से ले लिया। जी जी जी, सही बात है। सही बात है। लेकिन वो जो हमारे पूर्वज जो दूध पीते हैं ना, वो उसकी बात है। आज जो हम जो दूध पीते हैं और हमारे पूर्वज जो दूध पी के 90 साल जीते थे, उसमें जमीन आसमान का इम्तियाज है। क्या फर्क है? 3 मुख्य फर्क है। सबसे पहले हमारे पूर्वज जो दूध पीते थे हिम्मत जी, वो गाय माता ऑर्गेनिक चारा चरती थी, दवाइयां वाले नहीं। आज गाय माता जो आप देखेंगे उनको कौन सा चारा दिया जाता है। आज दुर्भाग्य की बात है, स्ट्रीट्स पर आप गाय माता को देखेंगे, बेचारी वो गाय माता करती क्या है? प्लास्टिक खाकर जीती है कभी कभार। अब ऐसे दूध को हिम्मत भाई जब हम पिएंगे तो हमारी क्या दुर्दशा होगी? दूसरा डिफरेंस क्या है?
पहले के जमाने में गौ माता से दूध निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस नहीं डाले जाते थे। आज आप देखो गौ माता के पास ऑक्सीटोसिन। दूध लेने के लिए जो इंजेक्शंस पूरे विश्व में बैंड हो चुके हैं, ऐसे ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। इतना ही नहीं, हम तो एक जगह पर गए थे, हमने देखा ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, मैंने कहा ये तो भारत में बैन है, आप क्यों डालते हो? इतना ही नहीं, 2 साल पुराना वो इंजेक्शन एक्सपायर्ड था, और वही इंजेक्शन गाय के अंदर गौ माता को देते हैं, और गांव के लोग कहते हैं हम तो गौ माता का दूध पीते हैं। उनको मालूम नहीं ऑक्सीटोसिन वाला दूध है कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। और तीसरा सबसे डिफरेंस क्या है पुराने में जो दूध पीते थे और आज में हम जो दूध पीते हैं, जानते हो क्या? क्या? पुराने जमाने में हिम्मत भाई जब गौ माता से दूध लिया जाता था तो कृतज्ञ भाव से लिया जाता था। आज क्या, गौ माता को बांधकर, मारकर, उनके पैर को अच्छी तरह से बांधकर, कसकर उनकी इच्छा विरुद्ध दूध लिया जाए। पहले के जमाने में हिम्मत भाई जब गौ माता से दूध लिया जाता तो पहले किसका अधिकार था? बछड़े का अधिकार था। आज बछड़ा का जो हुआ हो, हम पहले अपने लिए दूध ले लेते। तो ये 3 डिफरेंस हो चुके आज के दूध में। आज का दूध भी सफेद था, वही उस जमाने का दूध भी सफेद था, लेकिन डिफरेंस ये सब हो चुके। लेकिन अगर हम घर में गाय पालें और घर में अगर उसका दूध निकालें तो वो हमारे लिए सेफ रहेगा? वो सेफ है, लेकिन उसके पहले मैं आपको कमर्शियल डेयरी की बात कर देता। आप गौर से सुनना। देखिए हिम्मत भाई, एक रिसर्च ऐसा किया गया था, ब्राजील का ये रिसर्च है। उन्होंने 500 ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया था जिनको हर दिन गाय का दूध पिलाया जाता था। अब उनको ये कहा नहीं गया था कि कहाँ से दूध आता है, क्या फर्क किया गया है, उनको हर दिन दूध पिलाया जाता है। ठीक है। आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे, 3 महीने के अंदर जिन लोगों को गुस्सा नहीं आता था उनको गुस्सा आने लगा, उनको एसिडिटी होने लगी दूध पीने के बाद, उनको इंडाइजेशन, अपच होने लगा, कॉन्स्टिपेशन होने लगा, स्किन के प्रॉब्लम्स होने लगे, उनका स्वभाव तेज होने लगा, गुस्सा होने लगा, छोटी छोटी बात में उनको वो चिड़ियापन होने लगा, किसी को माफ नहीं कर सकते थे वो। क्यों? ये पूरा रिसर्च में आपको सुनाता हूं। क्योंकि जानते हो क्यों? क्योंकि उनको ऐसी गाय का दूध पिलाया जाता था जो गाय का दूध जबरन उस गाय से लिया गया हो। उस बछड़े के लिए दूध रखा नहीं जाता था, गाय को मारकर, उसके पैर बांधकर, कसकर उसके पास दूध दुहाया जाता था। और वही दूध को जब मनुष्य को पिलाया गया तो गाय की जो बददुआ थी वो दूध के अंदर उनके इमोशंस ट्रांसफर हुए, और वही इमोशंस जब गाय के दूध के अंदर ट्रांसफर हुए, उनको जब मनुष्य ने ग्रहण किया तो उनके शरीर में बीमारियां होने लगी, स्वभाव उग्र हो गया, गुस्से वाला हो गया। ये रियल रिसर्च में मतलब मैं आपको सुनाता हूं। उसी लोगों को उसके बाद 3 महीने के लिए वही गायों का दूध पिलाया गया, लेकिन पहले बछड़े के लिए रखा गया। गाय को प्रेम से सहलाया गया, गाय को पहले प्रार्थना की गई, हे माता, ये दूध पर वास्तव में आपके बछड़े का अधिकार है, लेकिन बछड़े का जो बचा हुआ है वो दूध आप हमें कृपया दीजिए। तो कृतज्ञ भाव से दोहन किया गया गौ माता का। आप सुनकर हैरत में आ जाएंगे, 3 महीने के बाद किसी भी इंसान को एसिडिटी नहीं हुई, उनका गुस्सा शांत होने लगा, अपच दूर होने लगा। दूध तो वही था, ऑर्गेनिक दूध था, कोई ऑक्सीटोसिन वाला, इंजेक्शन वाला दूध नहीं था। लेकिन जिस प्रकार से गाय को दोया जाता है, जिस प्रकार से गाय से दूध निकाला जाता है ना, वो भी हमारे हेल्थ पर ड्रास्टिक इफेक्ट डालता है, हमारे मेंटल बिहेवियर्स पर ड्रास्टिक इफेक्ट डालता है। कितना पावरफुल, कन्विंसिंग और ऑथोरिटेटिव ये रिसर्च है हिम्मत भाई। तो जिस तरीके से आप गाय से दूध निकालते हैं किसी भी पशु से, उस पर भी आपके शरीर में बीमारियां होगी या नहीं वो सुनिश्चित होता है। अब हम मेन पॉइंट पर आते हैं हिम्मत भाई। आज हमने आपको बताया, हम जब छोटे से थे तो हमें सिखाया गया था कि दूध इज कंप्लीट डाइट, होल डाइट, दूध संपूर्ण आहार है। हमने भी ये बात को मान ली थी, लेकिन वो ओरिजिनल गौ माता का जो दूध था उसकी बात है। आज कमर्शियल डेयरी है। आप सुनकर हैरत में आ जाएंगे, आज दुनिया में सबसे ज्यादा दूध की कंपनी किस चीज पर दूध की बिक्री करते हैं? कंप्लीट सोर्स ऑफ कैल्शियम। ऐसी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, दूध के पैकेट पर भी क्या लिखा होगा? बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम, राइट? एक्सीलेंट सोर्स ऑफ कैल्शियम।
80% ऑफ योर कैल्शियम रिक्वायरमेंट विल बी फुलफिल्ड इफ यू ड्रिंक 1 ग्लास ऑफ मिल्क, ये सब लिखा जाता है। लेकिन परम दुर्भाग्य की बात है हिम्मत भाई, आज दूध पीकर लोगों को कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही है। जानते हो कैसे? कैसे? दूध पीकर लोगों को कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही है। क्यों जानते हो? इस दुनिया में सबसे ज्यादा दूध का कंजम्पशन कहां पे हो रहा है? भारत में, अमेरिका में, स्वीडन में और डेनमार्क में। इन 4 देशों में, इन 4 देशों में ही सबसे ज्यादा कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही है। क्यों? बताता हूं हिम्मत भाई आप। दुनिया में सबसे कम दूध का कंजम्पशन कहां पर किया जाता है? थाईलैंड में, वियतनाम में। दुनिया में सबसे कम दूध का कंजम्पशन वियतनाम में हो रहा है। ठीक है। वहां पर लोगों को कैल्शियम की कमी ही नहीं हो रही है। अब आप सोचेंगे क्यों? देखिए, दूध का स्वभाव क्या है? इट इज वेरी एसिडिक इन नेचर। क्या दूध का स्वभाव क्या है? इट इज वेरी एसिडिक इन नेचर। अब जब भी आप दूध पिएंगे, उसमें भी कमर्शियल डेयरी का दूध पिएंगे, तो हमारे शरीर को उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए एल्कलाइन पदार्थ चाहिए, क्षारीय पदार्थ चाहिए। अब एल्कलाइन पदार्थ क्या है हमारे बॉडी में? कैल्शियम। कैल्शियम। कैल्शियम इज वेरी एल्कलाइन, क्षारीय पदार्थ होता है। कैल्शियम सबसे ज्यादा कहां पे होता है? हड्डियों में, हमारे दांतों में और हमारे सेल्स में। अब सबसे सरलता से सबसे प्रचुर मात्रा में कैल्शियम कहां पर मिलेगा आपको? अपनी हड्डियों में, दूसरे नंबर पर अपने दांतों में और तीसरे नंबर पर अपने सेल्स में। ठीक है? तो जब भी आप दूध पीते हैं जो एसिडिक नेचर का होता है, अब उसको एल्कलाइन करने के लिए, क्षारीय करने के लिए हमारा बॉडी क्या करेगा? कैल्शियम के सोर्स को ढूंढेगा, और सबसे ज्यादा कैल्शियम हड्डियों में मिलेगा। तो वो हड्डियों को पिघाल कर कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट करेगा। और ऐसे ही आप जितना ज्यादा दूध पीते रहेंगे, बाहर के दूध की मैं बात करता हूं, शुद्ध ऑर्गेनिक दूध की मैं बात नहीं करता, जितना आप बाहर का कमर्शियल डेयरी का दूध पीते रहेंगे, उतना ही आपकी हड्डियां कमजोर होती जाएगी। ये रियल रिसर्च में आपको बताता हूं हिम्मत भाई। आज भारत में जितने भी प्रोस्टेट के कैंसर्स हो रहे, महिलाओं में जो ओवरीज के कैंसर्स हो रहे, उसका प्रबल कारण क्या है जानते हो? बाहर का कमर्शियल डेयरी हमारी इम्यूनिटी को इतना कमजोर कर देता है। अब आप ये पूछेंगे तो स्वामी जी हमें कैल्शियम लेना कहां से? कैल्शियम लेना कहां, और बच्चों के लिए ऑप्शन क्या है? जैसे छोटे बच्चों के लिए हम बिल्कुल सही बताया आपने। या तो आपके पास और गौ माता होनी चाहिए, या फिर आपके पास दूध का जेन्युइन सोर्स होना चाहिए कि इस इंसान से हम दूध लाते हैं, वो जेन्युइनली गायों को इंजेक्शंस नहीं डालते, ऑर्गेनिक चारा खिलाते हैं, वहां से दूध लाइए। अब मैं आपको कैल्शियम का मेन सोर्स आपको बताता हूँ। बताइए। हम दूध पीते क्यों है? कैल्शियम के लिए तो पीते हैं। जी। लेकिन आप जानते हैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा कैल्शियम कहां पे पड़ा हुआ है? पृथ्वी के अंदर। जब घास उगता है तो वो पृथ्वी के क्रेस्ट से वो जो घास है उसको पुल करता है, और प्लांट्स के अंदर वो कैल्शियम आता है। जब कोई भी प्लांट पृथ्वी पर उगता है तो वो पृथ्वी के क्रेस्ट में से उस कैल्शियम को निकालकर अब प्लांट के अंदर आता है। फिर वही प्लांट को चरता कौन है? गाय भैंस। तो प्लांट के अंदर से कैल्शियम आया कहां पे? पशु के अंदर आया। फिर उसके अंदर से दूध के अंदर जाएगा। फिर वही दूध को जब हम पीते तो हमें कैल्शियम मिलता है। पूरा साइकिल है। हाँ। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है हिम्मत भाई, इतनी लंबी चौड़ी साइकिल को फॉलो करने की बदौलत क्यों ना हम सीधा पृथ्वी के क्रेस्ट से ही कैल्शियम को निकाल लें। यानी कि जब आप तिल खाते हो, तिल, सेसमी सीड्स, उसके अंदर बहुत कैल्शियम होता है। अच्छा। जब आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बच्चों को खिलाएंगे, उसके अंदर सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। जब आप कोई एलमंड्स जैसे ड्राई फ्रूट्स बच्चों को खिलाएंगे, उसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ कैल्शियम होते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप बच्चों को खिलाइए, तिल खिलाइए, ड्राई फ्रूट्स खिलाइए, आपको एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन के साथ कैल्शियम की भी भरपाई होती है, और वो भी नेचुरल ऑर्गेनिक डायरेक्ट सोर्स से मिल जाएगा आपको। अब आप गाय से, आप सॉरी दूध से लेना चाहेंगे, आपको मालूम नहीं कितना अडल्टरेटेड हो चुका है। ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूं, दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं हिम्मत भाई, दूध के अंदर एक हार्मोन आता है जिसका नाम है लैक्टोस।
हम्म। आप सुनकर हैरत में आ जाएंगे, 18 साल की उम्र के बाद इस दुनिया में 90% लोगों को लैक्टोज पचता ही नहीं। 18 साल के बाद? हमारे शरीर में एक एंजाइम आता है जिसका नाम है लैक्टेस। उसका काम क्या है? लैक्टोज को पचाना। 18 साल के बाद हमारा लिवर, हमारा बॉडी लैक्टेस को बनाना ही कम कर देता है। तो आप लैक्टोज को पचाएंगे कैसे? और फिर आपको इंडाइजेशन होगा, अपच होगी, गैस होगा। दूसरी चीज, दूध के अंदर एक प्रोटीन आता है जिसका नाम है केसिन। वो भी इस दुनिया में 75% लोग उस केसिन को पचा ही नहीं सकते। क्यों? हमारा बॉडी डाइजेस्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास केसिन को डाइजेस्ट करने वाला कोई एंजाइम ही नहीं है। तो फिर होगा क्या? इनडाइजेशन। अब एक बंदा मुझे मिला था अभी कुछ दिन पहले ही, हिम्मत भाई। वो कहता है स्वामी जी मुझे 20 सालों से एसिडिटी है। क्या कहा? मुझे 20 सालों से एसिडिटी? मैंने कहा दूध पीना आज से ही बंद कर दो, आपकी एसिडिटी 1 हफ्ते के अंदर गायब। तो उसने वाकई बंद किया। 5 दिन के अंदर उसको जो सीवियर एसिडिटी का प्रॉब्लम था वो कम हो गया। क्योंकि हमने जो आपको बताया, हमारे जो पूर्वज दूध पीते थे और आज हम जो दूध पीते हैं उसमें जमीन आसमान। आज पनीर देखिए आप। वैसे तो पनीर का उल्लेखन हमारे शास्त्रों में या आयुर्वेद में है ही नहीं। पनीर खुद गलत खुराक है और उसमें भी गलत दूध में से आप पनीर बनाते हो, वो आपके हेल्थ की धजिया ही उड़ा देगा। आज पालक पनीर की सब्जियां, मटर पनीर की सब्जियां, पनीर कभी नहीं खाना चाहिए हिम्मत भाई। आप दूध पी लो, आप लस्सी खा लो, आप छाछ पी लो आप, लेकिन पनीर कभी भी मत खाओ, क्योंकि वो दूध को फाड़ कर बनाया जाता है। वही आयुर्वेद में इसका उल्लेखन ही नहीं है, विरुद्ध आहार में आ जाता है। अच्छा। तो पनीर की सब्जी कभी नहीं खानी चाहिए। जितने भी लोगों को स्किन के प्रॉब्लम से, हिम्मत भाई, एक्जिमा का प्रॉब्लम है, जितने भी लोगों को स्किन के प्रॉब्लम से, एक्जिमा के प्रॉब्लम से, एसिडिटी के प्रॉब्लम से, माइग्रेन के प्रॉब्लम से, इंडाइजेशन के प्रॉब्लम से, आप एक बार दूध बंद करके देखो, उसमें आपको रिलीफ नहीं मिलेगा तो मुझे याद करना। पनीर से मुझे याद आया, क्योंकि पनीर जो है ना मेरा फेवरेट है। मेरा भी फेवरेट है। मतलब हफ्ते में स्वामी जी मैं बताऊं, कम से कम 3 से 4 दिन ऐसे होते हैं जब पालक पनीर तो मतलब मुझे चाहिए, होता ही है। तो बट आपने बताया ये विरुद्ध आहार है। विरुद्ध आहार, सच बता रहा हूँ। आप कई विकल्पों को ढूंढ लीजिए, पनीर के अच्छे अच्छे विकल्प आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, हमने दूध की बात की। अब मैं आपको चाय पर ले जाता हूँ। ठीक है। देखिए, दूध वाली चाय की मैं यहाँ पर बात करता हूँ, वो कभी नहीं पीनी चाहिए। क्यों? क्योंकि चाय के अंदर फ्लेवोनोइड्स नाम के हार्मोन्स होते हैं, फ्लेवोनोइड्स नाम के केमिकल्स होते हैं। दूध के अंदर हमने आपको बताया केसीन आता है। अब फ्लेवोनोइड्स और केसीन यानी कि बिल्कुल विरुद्ध प्रकृति की चीज है। ये कैसी चीज है? आप दूध के अंदर नींबू डालकर कभी पियेंगे दूध को? कभी नहीं, क्योंकि वो दोनों विरुद्ध प्रकृति के हैं। वैसे ही चाय के अंदर जो फ्लेवोनोइड्स आते हैं और दूध के अंदर जो केसीन आता है, वो दोनों बिल्कुल ऑपोजिट प्रॉपर्टीज के। जब आप चाय के अंदर दूध डालकर पीते हैं ना, तो वो चाय आपके डाइजेशन को बिल्कुल खराब कर देगी। वो चाय, आज आप एक बहुत ही एस्टाउंडिंग रिसर्च में आपको सुनाता हूं। जिन लोगों को दूध वाली चाय पीने की आदत है ना, उसमें से 75% लोगों को डायबिटीज होगी। ये रियल रिसर्च कहता है। हमारे भारत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है हिम्मत भाई, जानते हो? विदेश से आने वाली हर एक चीज को हम नायाब समझकर उठा लेते हैं। अब हमारे भारत में योगा कब से चल रहा था, प्राणायाम कब से चल रहा था? बीच में बंद हो गया। जब विदेशी वालों ने शुरू कर दिया तो हमने उसका सोचा, अरे ये अमेरिकन योगा मैट पर सीधा टेढ़ा हो रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ कमाल होगा, हमने उसको अपना लिया। हमारे महर्षि महेश जी कर रहे थे, पतंजलि कर रहे थे, उसको हमने सिग्निफिकेंस नहीं दिया। और जब विदेश का कोई बेवकूफ करता है तो हम उसको अपने जीवन में नायाब समझकर अपना लेते हैं। जी जी। वैसे ही ये चाय हमारे देश की निपट नहीं है। हालांकि चाय शब्द भी संस्कृत शब्द नहीं है, चाय मैंडरिन भाषा का शब्द है। हमारे देश के लोग क्या पीते थे? काढ़ा पीते थे, जो औषधियों से युक्त होता था। उसमें क्या डालते थे? अदरक डालते थे, नींबू डालते थे, लौंग डालते थे, तज डालते थे, सिनेमन डालते थे, ये सब चीजें डालते थे और इसको काढ़ा बनाकर पीते थे। चाय ये मैंडरिन भाषा का शब्द है, संस्कृत शब्द भी नहीं है, हिंदी भाषा का भी शब्द नहीं है। अब जब ब्रिटिशर्स हमारे मुल्क में आए हिम्मत भाई, तो वो
चाय पीते थे लेकिन दूध वाले नहीं, वो ग्रीन टी पीते थे, ब्लैक टी पीते थे, हर्बल टी पीते थे, और वो भी चीनी नहीं डालते थे। अब हमारे देश के लोगों की कमजोरी क्या है, उन्हें डायबिटीज की दवा भी मीठी चाहिए, डायबिटीज की दवा भी मीठी चाहिए उनको। तो हमारे देश के लोगों ने क्या किया, ब्रिटिशर्स जो हमारे देश में चाय पीते थे उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए दूध डाल दिया और चीनी डाल दी। आज आप अमेरिका में जाना, ब्रिटेन में जाना, वहां पर चाय के अंदर कभी भी दूध आपको डालते हुए नहीं देखेंगे लोग। वो तो या तो ग्रीन टी पियेंगे, हर्बल टी पियेंगे, ब्लैक टी पियेंगे या कॉफी पियेंगे, दूध नहीं डालेंगे उसके अंदर। हमारे देश के लोगों ने चाय को बड़ी चटाकेदार बनाने के लिए दूध डालना शुरू कर दिया। सबसे खराब आदत है। क्या कोई इंसान अपने बच्चों को जहर खिलाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या आप अपने मेहमान को घर पे आए हुए मेहमान को जहर खिलाएंगे? तो हम चाय तो पिलाते हैं, वही तो जहर है। मैं तो हर लोगों को कहता हूं, कभी भी किसी को चाय पिलाने का भी आग्रह मत करो, हम जहर पिलाते हैं। आप ब्लैक टी पिलाओ, ग्रीन टी पिलाओ, हर्बल टी पिलाओ, काढ़ा पिलाओ, और ब्लैक कॉफी, स्वामी जी, ब्लैक कॉफी पिलाओ, लेकिन दूध वाली कॉफी, दूध वाली चाय नहीं। वो बिल्कुल विरुद्ध प्रकृति के होते। आप फेनुग्रीक जो आते हैं, मेथी की कॉफी पिलाओ, वो आपकी डायबिटीज को भी कम करेगी। समझ रहे मेरी बात को? लेकिन दूध वाली चाय बंद कर दो। ठीक है, दूध हो गया, चाय हो गई। अब मैं आपको ले जाता हूं फ्राइड आइटम्स, तली हुई चीजें, रिफाइंड चीजों को आप बंद कर दो। रिफाइंड ऑयल में से जितनी भी चीजें बनती है ना, आप पुराने जमाने में कच्ची घानी का तेल हुआ करता था, और वो भी आप तेल को जितनी बार उबालते हो ना, वो इतना ही पॉइजनस होता जा रहा है। उसके अंदर ट्रांस फैट की मात्रा बढ़ती जा रही है। रियल रिसर्च में ये पाया गया था, हिम्मत भाई, उन्होंने 3 ग्रुप्स में लोगों को तकसीम किया था। पहले ग्रुप, तीनों ग्रुप्स को फ्रेंच फ्राइज खिलाते थे। पहले ग्रुप को ऐसा फ्रेंच फ्राइज खिलाते थे जिस तेल का उपयोग सिर्फ एक बार तलने के लिए किया गया हो, फ्राई करने के लिए। ठीक है। दूसरा ग्रुप को ऐसी फ्रेंच फ्राइज खिलाई गई थी जिस तेल का उपयोग 2 बार एटलीस्ट किया गया हो तलने के लिए। तीसरा ग्रुप ऐसा था, उनको भी फ्रेंच फ्राइज ही खिलाई जाती थी, लेकिन उस ऑयल का उपयोग कम से कम 3 बार किया गया हो किसी भी चीज को तलने के लिए। 2 महीने तक ये सिलसिला चला, सबको फ्रेंच फ्राइज ही खिलाते थे। खाने वाले तो कहते थे अरे यार क्या मजेदार चटाकेदार फ्रेंच फ्राइज है। 3 महीने के बाद जो नतीजे सामने आए, आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे। जिन लोगों को एक बार ऑयल का इस्तेमाल किया गया था तलने के लिए, उनको हार्ट अटैक आने के चांस 25% थे। जिन लोगों को ऐसी फ्रेंच फ्राइज खिलाई गई थी जो ऑयल का उपयोग 2 बार किया गया हो फ्राई करने के लिए, उनको हार्ट अटैक आने के चांस 48% हो गए। और जिन लोगों को उस फ्रेंच फ्राइज खिलाया गया जिस ऑयल का इस्तेमाल कम से कम 3 बार किया गया हो फ्राई करने के लिए, उनको हार्ट अटैक आने के चांस 72% हो गए। वही फ्रेंच फ्राइज, वही तेल, वही इंग्रेडिएंट्स, हार्ट अटैक आने के चांस बढ़ गए। जबकि आपने तो 3 बार बोला, कई बार तो ये 5-5 बार, 6-6 बार। अब मैं वहां पर आता हूं। भारत के अक्सर रेस्टोरेंट्स में जितनी भी आप तली हुई चीजें खाते हो, समोसा, फाफड़े, लोग बड़ी शिद्दत से, बड़े प्रेम से खाते हैं ना। अरे वाह, इसके फाफड़े बहुत फेमस है, इसकी जलेबी बहुत फेमस है, इसके समोसे, इसकी कचौरी बहुत फेमस है। भारत में ऑन एवरेज किसी भी तेल का उपयोग कम से कम 5 बार किया जाता है किसी भी रेस्टोरेंट में। मतलब हार्ट अटैक का जो प्रतिशत है वो तो बहुत ज्यादा बढ़ गया। बिल्कुल। आज भारत में जो हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, इसका प्रबल कारण फास्ट फूड, स्ट्रीट फूड्स तो है। छोटी छोटी 25 साल की उम्र के लोगों को आज हार्ट अटैक्स आ रहा है। फास्ट फूड, जंक फूड। अब आप देखिए हिम्मत भाई, मेरा एक सामान्य उसूल है, पैक्ड फूड इक्वल्स डेड फूड। क्या है? पैक्ड फूड इक्वल टू डेड फूड। क्यों जानते हो? आप किसी बिस्किट को यहां रख दो, बिस्किट के पैकेट को रख दो, किसी कुकीज के, किसी चॉकलेट के पैकेट को यहां रख दो, 6 महीने यहां पर रखो, वो बिगड़ेगा नहीं। और किसी एप्पल को आप लाकर रख दो, किसी फ्रूट को आप लाकर रख दो, किसी संतरे को लाकर रख दो, 2 दिन में वो बिगड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो फूड जीवंत है। और जो पैक्ड फूड है ना, उसके अंदर इतने केमिकल्स, इतने एंजाइम्स डाले गए हैं कि वो फूड डेड हो चुका है। इसलिए वो ऑलरेडी डेड है, तो अब बिगड़ेगा कैसे? जो जीवंत फूड है वो बिगड़ जाएगा। तो आप देखना, ये बिस्किट्स, जो कुछ भी हो, चॉकलेट्स हो, कैंडीज हो,
केक्स हो, कुछ बिगड़ता नहीं है। आज तो बटर मिल्क, छाछ की, मट्ठे की एक्सपायरी डेट एक एक साल की आती है। तो वो छाछ को आप बटर मिल्क कैसे गिनेंगे? टेट्रा पैक में आती है, एक एक बटर मिल्क की एक्सपायरी डेट 2026 के अंत में आएगी, उसको आप बटर मिल्क कैसे कह सकते हैं? तो पैक्ड फूड इक्वल्स डेड फूड। कभी भी पैक्ड फूड्स हो सके इतना अवॉइड। आप कहेंगे हम तो ट्रैवल करते हैं, अरे हम भी भैया ट्रैवल करते हैं, 365 दिनों में से 300 दिन हम बाहर होते हैं। फ्रूट्स खा लो। हम बाहर जाते हैं तब क्या करते हैं? फ्रूट्स खा लो। फ्रूट्स तो आपको ताजा दुनिया भर के मिल जाएंगे। सही बात है। आप क्यों बिस्किट्स खाते हो, कुकीज खाते हो, चॉकलेट्स खाते हो, बाहर की ब्रेड खाते हो? ताजे संतरे खा लो, ताजे एप्पल खा लो, ताजे पाइनएप्पल्स खा लो, ताजे पपीते खा लो। आपको विटामिन भी ज्यादा मिलेगा, एनर्जी भी मिलेगी, और वो भी ताजा मिलेगा। तो ये पैक्ड फूड्स को अवॉइड करो। हिम्मत भाई, आप देखो भारत में फास्ट फूड्स की मात्रा कितनी है। आज आप कोई भी चीज वो ऑनलाइन ऐप के जरिए ऑर्डर करेंगे, पिज्जा, बर्गर, मंचूरियन, कोई भी, वो आपको 10 मिनट के अंदर डिलीवर कर देते हैं। एग्री। 8 मिनट तो गाड़ी में ही लगता है उनको डिलीवर करने में। अब 2 मिनट में उन्होंने प्रोडक्ट को तैयार कर दी। कैसे तैयार की? जाने कब का सॉस पड़ा हुआ होता है, कब की ग्रेवी होती है, कब के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो आपको ताजा बनाया हुआ खिलाते हैं। भारत में एक रिसर्च के आधार पर जो कैंसर्स की मात्रा सबसे ज्यादा बढ़ती है ना, इसका एक सबसे प्रबल कारण है फास्ट फूड्स। मैं सभी युवा लोगों को विनम्रता पूर्वक अपितु गंभीरता से ये कहना चाहता हूं, फास्ट फूड्स और पैक्ड फूड्स को बंद कर दो। पहले के जमाने में लोग स्वस्थ रहते थे, इसका कारण क्या था हिम्मत भाई? जब लोग बाहर जाते थे तब भी घर का बनाया हुआ लेके जाते थे। आज घर पे भी बाहर का बनाया हुआ आता है। राइट राइट, एग्री तो एग्री। ये सब चीजें है। अब इससे आगे मैं आपको ले जाऊं, मैंने फ्राइड फूड्स की बात कर दी, व्हाइट राइस, गेहूं और मैदे की मैं बात करता हूं, इन 3 चीजों। ठीक है। ये तीनों चीजों पॉलिश्ड हो चुके हैं। अब आप कहेंगे हमारे पूर्वज तो गेहूं खाकर 90 साल जीते थे, सही बात है, लेकिन हमारे पूर्वज जो गेहूं खाते थे और आज हम जो गेहूं खाते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। हमारे पूर्वज जो गेहूं खाते थे हिम्मत भाई, वो ऑर्गेनिक थे। आज ऑर्गेनिक कितनी इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स डालते थे। हमारे जो पूर्वज जो गेहूं खाते थे ना, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं थे। आज जीएमओ वाले गेहूं और चावल मिलते हैं आपको। हमारे पूर्वज जो गेहूं खाते थे उसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा थी, आज ग्लूटेन की मात्रा ज्यादा हो चुकी है। अब ग्लूटेन क्या है? आपने देखा होगा कई प्रोडक्ट्स पर लिखा होता है ग्लूटेन फ्री। ग्लूटेन फ्री। ग्लूटेन है क्या? तो वो गेहूं को किसी चीज को स्टिकीनेस देता है। जब आप रोटी बनाएंगे तो जितना ज्यादा ग्लूटेन होगा उतनी ज्यादा रोटी अच्छी बनेगी, क्योंकि उसके अंदर स्टिकीनेस है। वो किसी भी आटे को गूंथ कर रखता है, बांध कर रखता है। तो आज लोगों ने क्या कर दिया, गेहूं को रेस्टोरेंट में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब स्वादिष्ट रोटी बनाने के लिए ग्लूटेन की मात्रा बढ़ गई, फाइबर की मात्रा कम हो गई, तो रोटियां तो बढ़िया बनेगी। रोटी का आटा तो आप बढ़िया से बांध सकेंगे, टेस्ट तो अच्छा है, टेस्ट अच्छा आ जाएगा, लेकिन फाइबर खत्म हो चुका। तो हमारे पूर्वज जो गेहूं खाते थे उसके अंदर फाइबर की मात्रा प्रचुर मात्रा में थी, आज फाइबर खत्म हो चुका। आप सुनकर हैरत में आ जाएंगे हिम्मत भाई, डायबिटीज के पेशेंट्स के लोग क्या कहते हैं, हम चीनी नहीं खाते। लेकिन क्या आप ये जानते हो, जब आप एक गेहूं की रोटी खाते हैं तो उसके अंदर 4 स्पून ऑफ ग्लूकोज आता है। कितना? 4 स्पून। जब आप एक कटोरी व्हाइट राइस खाते हैं तो दैट इक्वल 6 स्पून ऑफ ग्लूकोज। तो शुगर खाने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि उसके अंदर कार्ब्स की मात्रा ज्यादा हो चुकी है, फाइबर कम हो चुका है। तो डायबिटीज होने का एक प्रबल कारण आज गेहूं की आइटम से। तो गेहूं ऑप्शन क्या है? गेहूं की जगह क्या बाजरा। आप सर्दियों के दिनों में बाजरा खा लो, ठीक है। आप गर्मियों के दिनों में ज्वार खा लो, रागी खा सकते हैं आप एमेरेंथ राजगीरा खा सकते हो, आप किनवा खा सकते हो, आप मखाना खा सकते हो। आप सबसे बेस्ट मैं तो ये कहूंगी हिम्मत भाई, बाजरे की रोटी खाओ, ज्वार की रोटी खाओ, मक्के की रोटी खाओ, चने की रोटी खाओ। कितने ऑप्शन है आपके पास। ये सब चीजें हमारे मुल्क की नहीं थी, ये ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में सब डाल दिया। और राइस का क्या ऑप्शन है? ब्राउन राइस। ब्राउन राइस खा लो आप। ब्राउन राइस ठीक है, बिल्कुल हेल्थी है। ठीक है। अब इससे आगे मैं आता हूं शुगर और सॉल्ट में। जी जी। अब देखिए, लोग ऐसा सोचते हैं
कि चीनी खाने से सिर्फ डायबिटीज होती है, ऐसा नहीं। चीनी खाने से 150 रोग होते हैं, 150 बीमारियां होती हैं। चीनी खाने से आपको ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, जानते हो। सॉल्ट खाने से भी आपको डायबिटीज होती है। लोग ये सोचते हैं यदि हम डायबिटीज के मरीज हैं तो हम चीनी नहीं खाएंगे लेकिन सॉल्ट खाएंगे। सॉल्ट खाने से भी आपको डायबिटीज होती है। क्यों, जानते हो। सॉल्ट क्या करता है, सोडियम को रिटेंशन करता है, और जितना ज़्यादा आपके बॉडी में सोडियम रिटेंशन होगा इतना ही आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाएगी और वो आपको डायबिटीज करेगी। अब आप कहेंगे चीनी खाने से कैसे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, चीनी खाने से तो हमने यही सुना है डायबिटीज होती है। लेकिन जब आप शुगरी आइटम्स खाते हैं तो आपके बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और वही ऑक्सीडेशन आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, गौर से सुनना, रियल रिसर्च बताता हूं। आपने 2 लड्डू खाए हिम्मत भाई, एक लड्डू चीनी से बनाया गया था, एक लड्डू ऑर्गेनिक गुड से बनाया गया था। दोनों के अंदर सेम कैलोरीज थी, सेम इंग्रेडिएंट्स था, सेम इंग्रेडिएंट्स, हाँ, दोनों सेम इंग्रेडिएंट्स और सेम कैलोरीज वाले लड्डू है, एक चीनी से एक ऑर्गेनिक गुड़ से। रिसर्च ये कहता है जिस गुड़ के अंदर जिस लड्डू के अंदर चीनी डाली गई है ना, वो आपके ओबेसिटी के लेवल्स को 50% ज्यादा बढ़ा देगी। वैसे ही सॉल्ट, आपने 2 पराठे खाए, एक पराठा नमक से बनाया हुआ था, एक या तो सेंधा नमक से या फिर पिंक सॉल्ट से, ऐसा कुछ। दोनों पराठा के इंग्रेडिएंट सेम ही है, दोनों पराठा के कैलोरीज भी सेम है, लेकिन जिस पराठा के अंदर नमक डाला हुआ है वो आपके ओबेसिटी यानी कि वेट गेन के लेवल्स को 60% ज्यादा बढ़ा देगा उस कंपैरिजन में जिसके अंदर नमक नहीं डाला गया। ये रियल रिसर्च पे आपको सुनाता हूं। तो आपकी ओबेसिटी सिर्फ आप क्या खाते हो उस पर निर्भर नहीं है, आप चीनी नमक अपने डाइट में कितना डालते हैं। आज आप रेस्टोरेंट्स में जाइए, ठसक ठसक कर चीनी और नमक डाली होती है हर चीज। आप पैक्ड फूड्स लाइए, बिस्किट लाइए, आप तो सोचिए ये तो बिस्किट है, अरे बिस्किट के अंदर भी चीनी डालते हैं। आप नमकीन को लाइए, नमकीन को, आप तो सोचेंगे ये तो तीखा है, नमकीन के अंदर भी स्वादिष्ट बनाने के लिए चीनी डाली जाती है। तो चीनी की जगह गुड़ ले सकते हैं। गुड़ लो, वो भी ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक गुड़, ऑर्गेनिक गुड़ नहीं है तो वो भी चीनी के बराबर। आज दुनिया में हिम्मत भाई, हमारे देश में लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका क्या है पैक्ड फूड्स में, जानते हो। 2 लेबल्स डाले जाते हैं, पहला तो ऑर्गेनिक, अरे ऑर्गेनिक है, ले लो ले लो ले लो। दूसरा लेबल क्या है, आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक। अब जिसने बनाया है वो लिखेगा नो शुगर, लेकिन संस्कृत में डाल देगा शर्करा 50%। अब शर्करा यानी हुआ क्या, शुगर ही तो है, शुगर का संस्कृत शब्द शर्करा है। आप कहेंगे अरे शर्करा डाला हुआ है और कंपनी वाले क्या लेवल पर डाल देंगे, नो शुगर, लेकिन माल्टोडेक्स्ट्रिन तो डाला हुआ है। माल्टोडेक्स्ट्रिन तो शुगर का भी बाप है। तो कभी भी लेबल्स को मत पढ़ो, इंग्रेडिएंट्स को पढ़ो। लेबल्स में लिखा होगा फ्रेश, अरे वो तो कंपनी का नाम फ्रेश है। आप देखेंगे कि लिखा होगा मेड फ्रॉम फ्रेश आलमंड्स, जब आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हो तो 0.0001% भी आलमंड का इस्तेमाल किया होता है। अब लिख देंगे मेड फ्रॉम रियल आलमंड्स, हम सोचेंगे बच्चों के लिए हेल्थी है, आलमंड्स का बनाया हुआ है। च्यवनप्राश आप लेके खाओ, आप मार्केट का च्यवनप्राश आप बच्चों को खिलाते हैं लोग, च्यवनप्राश में भी 70% चीनी डाली जाती है, औषधियां तो बहुत कम डाली जाती है। तो पैक्ड फूड्स के लेबल्स पढ़कर कभी भी बेवकूफ मत बनो, रीड द इंग्रेडिएंट्स। मैं सभी को आपके पॉडकास्ट के जरिए हिम्मत भाई ये कहना चाहता हूं। तो हमने डाइट पर चर्चा कर दी, अब हम आपको थोड़ा सा सोल्ट पे और बता दीजिए, जैसे ये अगर व्हाइट सोल्ट नहीं तो कौन सा सोल्ट ले। आप हिमालयन सॉल्ट ले लो, सेंधा नमक ले लो, पिंक सॉल्ट ले लो आप, अच्छा, वो ज्यादा हेल्थी है आपके लिए, लेकिन व्हाइट सॉल्ट को कभी भी मत लो। ठीक है, आहार हो गया हमारा। अब हम आपको ले चलते हैं पानी पर। ठीक है। पानी के 7-8 उसूल है हिम्मत भाई। सबसे पहले तो सफिशिएंट मात्रा में पानी पियो। कितना होता है? आप कहेंगे कितना, तो पुरुषों के लिए ऑन एवरेज 3.5 लीटर्स, महिलाओं के लिए 2.5 लीटर्स डेली। इतना ही नहीं, आपको हर घंटे में कम से कम 600 ml पानी पीना है, एवरी आवर। ये पहली चीज। दूसरी चीज पानी के विषय में, कभी भी पानी को बहुत ठंडा मत पियो, बहुत गर्म भी मत पियो, गुनगुना पानी पियो। यही पानी है ना हिम्मत भाई, यही पानी को आप गुनगुना करके पिएंगे ना, ये पानी आपको डिटॉक्स करेगा।
और ज़्यादा गर्म करेंगे तो इसको? वो भी आपको एसिडिटी कर सकता है, क्योंकि आपके स्टमक की लाइनिंग्स को नष्ट कर सकता है। ज्यादा गर्म भी नहीं, ज्यादा ठंडा भी नहीं, लूकवार्म यानी कि गुनगुना पानी पियो आप। तीसरी चीज, पानी को कभी भी एक साथ मत पियो, क्योंकि पानी को डाइजेस्ट करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। लोग सोचते खाने के को पचाने के लिए एनर्जी चाहिए, पानी को पचाने के लिए भी एनर्जी चाहिए। पानी को भी आप खाओ, पियो मत। ईट योर वाटर, सिप योर वाटर। क्या पानी को भी खाना है, शिप कर करके पीना। सिप करके करके पियो। चुस्कियां लेते लेते पानी पियो, जैसे चाय कॉफी पीते हैं वैसे ही पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी को डाइजेस्ट करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। चौथी चीज, खाने के 1 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए, और खाने के पहले आधे घंटे पहले पानी पीना बंद कर देना चाहिए। ठीक है। इसके आगे, आज कैंसर होने का एक प्रबल कारण क्या है? ये प्लास्टिक की बॉटल्स में पानी पीना। हो सके तो घर से ही लेके आओ, लेकिन रिसर्च में ये पाया गया है हेमंत भाई, हम जो पानी पीते हैं वो जब प्लास्टिक के कंटेनर से पीते हैं, वो प्लास्टिक लीचेस इनटू द वाटर। अब हम सोचेंगे इस बॉटल को तो हमने फ्रिज में से निकाला है, ये कैसे प्लास्टिक कैसे मेल्ट होगा? जिस कंपनी ने बनाया है उसने ट्रांसपोर्टेशन के जरिए, जब वो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं गाड़ी में या किसी पर भी, तो वो जो सनलाइट डायरेक्ट प्लास्टिक पर आती है वो मेल्ट करता है प्लास्टिक को, और पानी के अंदर जाता है। राइट राइट राइट। तो वो बीपीए वाले केमिकल्स होते हैं, प्लास्टिक होते हैं, वो कैंसर करते हैं। तो प्लास्टिक वाली बॉटल में पानी नहीं पीना चाहिए। ठीक है। और आखिरी चीज, जरूरत से ज्यादा पानी पीना। जैसे जरूरत से कम पानी पीना नुकसान कारक है, वैसे ही जरूरत से ज्यादा पानी पीना, उसको इंग्लिश में वाटर इंटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। उसकी बदौलत भी लोगों का ब्रेन शट डाउन हो जाता है, किडनीज फेलियर होते हैं, सोडियम का प्रॉब्लम इम्बैलेंस हो जाता है पानी ज्यादा पीने से। जरूरत से ज्यादा पानी पीने। तो हिम्मत भाई, जरूरत से ज्यादा पानी पीना भी हमारे हेल्थ के लिए नुकसानकारक है। तो ये बातें हमने आपको बता दी पानी की। ठीक है। अब हम आपको थोड़ा कौन सी यूटेंसिल्स का इस्तेमाल करना चाहिए उस पर भी आपको ले जाना चाहते हैं। देखिए, आप जो कुछ भी खाते हो, लेकिन बर्तन यदि बदल जाता है ना, उसके आधार पर भी आपको शरीर में बीमारियां होती है। सबसे नीच में से नीच, घटिया में से घटिया बर्तन कौन से है खाने पकाने के लिए? एल्यूमिनियम और प्लास्टिक के बर्तन। आज हम दाल को प्रेशर कुकर में एल्यूमिनियम में पकाते हैं, वो दाल को पकाता नहीं है, दाल को फाड़ देता है। क्या करता है? फाड़ता। दाल को फाड़ता है, और उसको हम क्या समझते हैं? दाल को पका दिया। बहुत ही गलत है ये। एल्यूमिनियम के प्रेशर कुकर्स में कभी भी किसी भी चीज को पकाना नहीं चाहिए। प्लास्टिक भी इतना ही खतरनाक है। प्लास्टिक के बर्तन में, माइक्रोवेव में कभी भी कोई भी चीज को गर्म नहीं करना चाहिए। भले ही माइक्रोवेव या प्लास्टिक पर लिखा हुआ हो माइक्रोवेवेबल, यानी कि इस चीज को आप माइक्रोवेव के अंदर गर्म कर सकते हो, लेकिन वो प्लास्टिक हो तो वो लीच होगा और वो आपको कैंसर करेगा। क्या यूज करना चाहिए हमें? आप किसी ग्लास के बर्तन को करो या किसी दूसरे बर्तन को करो जो माइक्रोवेव में आप डाल सकते हो। बेस्ट चीज तो ये है, आप गैस पर गर्म कर दो। अब एल्यूमिनियम और प्लास्टिक से थोड़ा अच्छा ये स्टेनलेस स्टील। अच्छा। क्या? स्टेनलेस स्टील। ठीक है। उससे अच्छा क्या है? ग्लास के बर्तन, आयरन के बर्तन, या फिर ब्रेस के बर्तन, जिसको हम क्या कहते हैं? तांबा। पीतल। उससे अच्छा कौन सा है? ब्रॉन्ज, जिसको हम कांसा कहते हैं, कांसे के बर्तन। और सबसे बेस्ट मिट्टी के बर्तन। यानी कि कनिष्ठ में से श्रेष्ठ आपको बताऊं, वर्स्ट में से बेस्ट बताऊं, तो वर्स्ट यानी एल्यूमिनियम के बर्तन। उसके बाद आ गए सिरामिक, उसके बाद उससे अच्छे हो गए स्टेनलेस स्टील, उससे अच्छे हो गए आयरन के, ग्लास के, ब्रेस पीतल के, उससे अच्छे हो गए ब्रॉन्ज के, कांसे के, और सबसे श्रेष्ठ मिट्टी के बर्तन। और खाना किस में खाएं, किस बर्तनों में? वो भी बता दो। खाना किस बर्तन में खाते, उससे महत्वपूर्ण ये है
कि आप किस चीज में पकाते हैं, क्योंकि पकाने में सबसे ज्यादा समय लगता है। अब मैं आपको एक रियल रिसर्च हिम्मत भाई सुनाता हूँ। एक रिसर्च किया गया था कि जो आहार को एल्यूमिनियम के बर्तन में पकाया जाता है उसके न्यूट्रिएंट्स 85% लॉस्ट हो जाते हैं। अब आप सोचेंगे हम तो प्रोटीन खा रहे हैं, दाल को, अरहर की दाल को, मूंग की दाल को एल्यूमिनियम प्रेशर कुकर में पकाया है। तो जब आप किसी भी चीज को एल्यूमिनियम प्रेशर कुकर में पकाकर खाते हो 85% न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाता है उसमें। जब आप ब्रैस पीतल के बर्तन में पकाते हो तो 15% न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो जाते हैं। अच्छी चीज है, ज्यादा नहीं। ब्रॉन्ज में 10% लॉस्ट होते हैं और मिट्टी में 0.0001% लॉस्ट होते हैं। तो कौन सा श्रेष्ठ है? मिट्टी का। इतना ही नहीं, जब आप मिट्टी के बर्तन में कोई भी चीज को पकाते हैं हिम्मत भाई, तो वो न्यूट्रिएंट लॉस की तो बात दूर रखो, वो न्यूट्रिएंट्स को ऐड करता है। क्यों? क्योंकि मिट्टी के अंदर कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, कई सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। जब आप मिट्टी के बर्तन में पकाते हैं तो वो, जब मिट्टी के अंदर आप किसी भी चीज को गर्म करते हैं, पकाते हैं, वो मिट्टी उसके अंदर घुलने लगती है और उसके न्यूट्रिएंट्स भी उस फूड के अंदर मिल जाते हैं। इसीलिए मिट्टी के बर्तन सबसे श्रेष्ठ है। इससे भी चौंकाने वाला रिसर्च मैं आपको सुनाता हूं। ऐसे कई डायबिटीज के पेशेंट्स पर ये रिसर्च किया गया था, वो जो कुछ भी खाते हैं वही खाना है एज इट इज, सिर्फ आज से मिट्टी के बर्तन में पकाया हुआ खाना है। आप सुनकर हैरत में आ जाएंगे, 2 महीने के अंदर उनके इंसुलिन के लेवल्स, उनको ग्लूकोज के लेवल्स कम हो गए। क्या बात। जिन लोगों का एवरेज ग्लूकोज लेवल 400 था वो 200 तक आ गया, सिर्फ मिट्टी के बर्तन में पकाया हुआ खाना खाने से। रियल रिसर्च में आपको सुनाता हूँ कितना पावरफुल है। इतना ही नहीं, जब आप मिट्टी के बर्तन में पकाते हो तो वो ज्यादा स्वादिष्ट भी होता है। तो एल्यूमिनियम को निकाल दो, प्लास्टिक को निकाल दो, और क्या अपनाना है? मिट्टी के बर्तन। मिट्टी का मान लीजिए आप कहेंगे नहीं हो सकते, तो कम से कम ब्रैस को अपनाओ, ब्रॉन्ज को अपनाओ, आयरन के बर्तन को अपनाओ, लेकिन एल्यूमिनियम को तो किसी भी हाल में अपने घर, एल्यूमिनियम और प्लास्टिक 2 चीजों को हटा दो, कभी भी नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ। ये सभी चीज है। अब इसके आगे हम आपको ले जाते हैं हिम्मत भाई। दूसरी चीज है स्लीप। क्या? सोना, स्लीप। सोना। लोग कहते हैं कि सफल होना है तो नींद हराम करनी पड़ेगी, हम कहते हैं सफल होना है तो नींद करनी पड़ेगी। क्योंकि जानते हो क्यों? इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए, जितने भी बड़े बड़े रिसर्चर्स हो गए, उन सब को कोई भी नया रिसर्च करने की आइडिया कहाँ आती है जानते हो? डीप स्लीप के अंदर। इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े म्यूजिक कंपोजर्स हो गए, बड़े बड़े म्यूजिशियंस हो गए, आर्टिस्ट हो गए, उनको जो गाना बनाने की जो आइडिया, लिरिसिस्ट हो गए, उनको गाना बनाने की आइडिया सबसे पहले रिसर्च ये कहता है वो डीप स्लीप के अंदर आती है। और जब आप पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं लेते तो आइडिया को आप खो देते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन की बायोग्राफी आप पढ़ेंगे तो उनको अक्सर आइडियाज डीप स्लीप में आई थी। और कहते वो बहुत कम सोते थे। सोते थे कम, लेकिन डीप स्लीप आती थी। अब इस पर मैं जाने वाला हूं। लोग हमें पूछते हैं स्वामी जी कितने घंटे सोना चाहिए। मैं कभी भी किसी को नहीं कहता आप इतना घंटा सोइए। आप 10 घंटे सोते हो लेकिन बेकार की नींद लेते हो, किसी काम की नहीं। आप 3 घंटे ही सोते हो लेकिन क्वालिटी स्लीप लेते हो, तो वो जरूरी है। नींद के आवर्स, नींद के घंटे जरूरी नहीं है, आप कितनी डीप स्लीप लेते हो उस पर याद आ रहा है। क्या? डीप स्लीप। डीप स्लीप। अब मैं आपको बताता हूं कि आप 8 घंटे की नींद लेते हो लेकिन डीप स्लीप आपको आती ही नहीं, वो नींद किसी काम की नहीं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं हम 3-4 घंटे सोते हैं, लेकिन वो 3-4 घंटे भी यदि क्वालिटी स्लीप, डीप स्लीप लेते हो तो वही तो जरूरत है। कई लोगों को आप देखेंगे 8 घंटे की नींद लेने के बाद भी थके हुए लगते हैं, उसका अर्थ है उनको डीप स्लीप आती ही नहीं। अब मैं आपको इसके आगे बताता हूँ हिम्मत भाई। यदि आप सुबह में उठने के लिए अलार्म क्लॉक का इस्तेमाल करते हो तो आप ये गांठ बांध के याद रखना, वो नींद आपकी किसी काम की नहीं है। रिसर्च में ये पाया गया है जो लोगों को उठने के लिए अलार्म क्लॉक की जरूरत पड़ती है ना, वो पूरे दिन लेथार्जिक और सुस्ती में ही रहते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि हमारी स्लीप की 4 साइकिल्स होती है। नॉन रैम स्लीप, रैम स्लीप। नॉन रैम स्लीप के कितने स्टेज? 3 स्टेज। रैम स्लीप का 1 स्टेज। जब आप सुबह में अलार्म उठने के लिए रखते हो तो आपको मालूम नहीं कि अलार्म क्लॉक आपको कौन सी साइकिल में जगा देगा।
ये कैसी चीज है मानते हैं? आप कहेंगे मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है बाय ट्रेन, और ट्रेन आपको बीच में अहमदाबाद नहीं उतार देगी तो सही बात है ना। वैसे ही जब आप अलार्म क्लॉक को सेट करते हो सुबह 5 बजे, तो आपको उस वक्त मालूम नहीं, आप डीप स्लीप में भी शायद हो सकते हो, और उस वक्त आपका अलार्म आपको जगा देता है, वो आपकी पूरी नींद को डिस्टर्ब कर देगा, भले ही आपकी 8 घंटे की नींद पूरी हो गई हो। तो आपको अलार्म क्लॉक जगने के लिए नहीं रखना, सोने के लिए रखना है। अलार्म क्लॉक आपको सुबह उठने के लिए नहीं रखना, रात को सोने के लिए रखना है कि इतने बजे तक मुझे सो ही जाना है। समझ रहे मेरी बात को? रिसर्च में यह पाया गया है कि यदि आपकी स्लीप साइकिल एक भी पूरी हो गई ना, तो आप 2 घंटे ही भले सोते हो, आप फ्रेश खड़े हो जाओगे। आपने कई कई टाइम अपने जीवन में भी देखा होगा, आप रात को 3 बजे उठ गए होंगे लेकिन फ्रेश होंगे, सुबह 8 बजे उठे होंगे फिर भी फ्रेश नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी डीप स्लीप की साइकिल पूरी नहीं होती। तो भले ही आप कम घंटे सोए लेकिन आपकी साइकिल पूरी हो जाती है तो आप फ्रेश उठ जाएंगे। आपकी डीप स्लीप कितने घंटे की है? 2 घंटे होगी शायद, लेकिन हम फ्रेश उठ जाते हैं। आप कितने बजे सोते हैं? हम सोते हैं अक्सर 12 बजे। अच्छा, और उठते कितने बजे? 3:30 के आसपास हमारी नींद उड़ जाती बस। है, लेकिन फ्रेश होते हैं हम, क्योंकि हमारी डीप स्लीप पूरी हो जाती है। तो ये चीज है हिम्मत भाई। इसमें भी मैं आपको चौंकाने वाला रिसर्च सुनाना चाहता हूँ। 2 लोग हैं, ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का रिसर्च है। एक ग्रुप के लोगों को रात को 10:30 से 5:30 सोने के लिए कहा गया, 7 घंटे की नींद। दूसरा ग्रुप ऐसा था जो रात को 12 से 7 बजे सोता, सुबह 7। अब दोनों की नींद तो 7 घंटे की हुई। सही बात है। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का ये रिसर्च है, जो लोग 12 बजे सोते थे ना, उनको डायबिटीज आने के चांस ज्यादा थे, भले ही वो 7 घंटे की नींद लेते हो। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का जो रिपेयर प्रोसेस है, डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस है, जो एलिमिनेशन का प्रोसेस है, वो सब रात को 12 बजे से पहले हो जाता है। जब आप नींद 12 बजे से पहले एक साइकिल भी पूरी कर देते ना, तो आपका बॉडी का लिवर का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। आप रात को 3-4 बजे अब आप सोते हो, 12 बजे के बाद सोते हो, आप बॉडी आपकी सो गई होगी लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन का काम शुरू नहीं है। तो आप भले ही 7-8 घंटे की नींद लेते हो लेकिन रात को 12 बजे के बाद लेते हो, वो नींद आपको काम नहीं लगेगी। ये रिसर्च ये कहता है। ठीक है, ये हो गया स्लीप का। हो गया। अब हम आपको ले चलते हैं हवा पर, एयर पर। अब लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते। लोग कहते हैं आप अच्छी नींद ले लो, डाइट ले लो, आ गया। नहीं भैया, पुराने जमाने में हमारे पूर्वज क्या कहते थे? जो बीमार हुआ हो उसकी हवा बदल दो। हवा बताओ। ये यूं ही नहीं कहते थे। रिसर्च में ये पाया गया हिम्मत भाई, आज एयर पॉल्यूशन की बदौलत लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 साल कम हो जाती है। और एयर पॉल्यूशन की बदौलत सिर्फ फेफड़े की बीमारियां होती है ऐसी नहीं, हार्ट अटैक्स आते हैं, ब्रेन स्ट्रोक्स आते हैं, नई पीढ़ी के बच्चे कमजोर पैदा होते हैं। रिसर्च में वहां तक प्रूव हुआ है हिम्मत भाई, जो पति पत्नी ज्यादा पोल्यूशन वाले एरिया में रहते हैं, उनके जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो बच्चों का आईक्यू लेवल नेचुरली कमजोर होता है। वहां तक हमारे स्पर्म और ओवम तक ये एयर पॉल्यूशन का इफेक्ट जाता है। अब विचार कीजिए, ब्रेन स्ट्रोक्स आ रहे हैं आज एयर पॉल्यूशन की बदौलत। आप कहेंगे कैसे? जब आप अशुद्ध हवा को फेफड़े के जरिए अंदर लेते हैं तो वो एयर पॉल्यूटेंट्स जैसे कि PM2.5 ऐसे एयर कार्बन मोनोऑक्साइड, वो हमारे ब्लड के अंदर जाते हैं और ब्लड के जरिए हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करके ब्रेन स्ट्रोक्स आते हैं। सॉल्यूशन क्या है? ये तो सॉल्यूशन क्या है इसका? यदि आप ज्यादा पोल्यूशन वाले एरियाज में रहते हो तो बाहर जब भी आप जाओ तो N95 मास्क लगा कर घूमो। सादी मास्क नहीं, N95 मास्क लगा कर जाओ। यदि आप घर पे रखते हो तो एयर प्योरीफायर्स रखो। ज्यादा पोल्यूशन वाले एरिया में जब आओ तो खिड़कियां मत खोलो, एयर प्योरीफायर्स रखो। आप अपने घर पर ऐसे प्लांट्स रखो जो ज्यादा ऑक्सीजन दे आपको, तुलसी माता हो गई, ऐसे प्लांट्स को रखो। तो ये सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये हो गया एयर का। इसमें आखिरी रिसर्च में आपको सुना रहा हूं। रिसर्च में ये पाया गया है
कि जो बच्चों ज्यादा पोल्यूशन वाले एरिया में रहते हैं उनके फोकस और कंसंट्रेशन पावर भी कम हो जाते हैं। तो आज तक हमने क्या सुना था, एयर पॉल्यूशन सिर्फ हमारे लंग्स को कमजोर करता है, आपके ब्रेन को भी कमजोर करता है। तो उन बच्चों के फोकस और कंसंट्रेशन पावर कम हो जाते हैं। तो ये हो गया एयर। अब मैं आपको ले चलता हूँ एक्सरसाइज पर। हम सब लोग हिम्मत भाई सुनते हैं एक्सरसाइज करनी चाहिए, सही बात है, लेकिन मैं आपको एक्सरसाइज करने से क्या लाभ होता है वो सब नहीं सुनाता, हमारे पास समय नहीं है। सब जानते हैं एक्सरसाइज करनी चाहिए, सब लोग, सब डॉक्टर सब कहते हैं, लेकिन मैं आपको इस पर एक ही बात बताना चाहता हूं कि कई लोग ऐसे होते हैं जो दिन में 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन बाकी के दिन क्या करते हैं, बैठे रहते हैं ऑफिस में, किसी भी काम में। ये गलत तरीका है। ये कैसी चीज है, आप कहेंगे मैं दिन में 1 बार सलाद खाता हूं, लेकिन बाकी के 2-3 टाइम आप जंक फूड खाते हो, तली हुई चीजें खाते हो, शुगरी चीज खाते हो, तो आप हेल्थी रह पाएंगे? नहीं। 1 बार आप सलाद खा लेते हो सुबह में, फिर दोपहर में 4 बजे, रात को 12 बजे आप जंक फूड खाते हो, आप हेल्थी रह पाएंगे? नहीं नहीं, कभी नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? क्या मोमेंट्स होने चाहिए फिर। वैसे ही आप भले ही दिन में 1 घंटा एक्सरसाइज करते हो, योग प्राणायाम करते हो, दौड़ते हो, पसीना बहाते हो, लेकिन बाकी के दिन में आप लगातार बहते रहते हो, तो वो आपके हेल्थ को नुकसान करेगा। सिटिंग इक्वल्स नेक्स्ट स्मोकिंग। क्या? सिटिंग इक्वल्स नेक्स्ट स्मोकिंग। तो क्या करना चाहिए आपको, लगातार मूव कर। आपको हर एक आधे घंटे पौने घंटे में खड़े होकर 2 मिनट के लिए टहल लेना चाहिए। ये रियल रिसर्च में आपको सुनाता हूं हिम्मत भाई, कि 2 ग्रुप थे। इसमें पहला ग्रुप ऐसा था जिसमें लोग हर दिन 1 घंटा एक्सरसाइज करते हो, लेकिन बाकी के 3-4 घंटे लगातार बैठे रहते हो, या तो गाड़ी में, ट्रेवलिंग में, ऑफिस में, या फिर कहीं पर जगह पर। दूसरा ग्रुप ऐसा था जो दिन में आधे घंटे की एक्सरसाइज करता हो, लेकिन हर आधे घंटे वो कभी एक जगह पर नहीं बैठते थे, वो खड़े होकर या तो सिटअप्स कर ले या फिर कुछ ना कुछ 1 मिनट के लिए कुछ एक्टिविटी कर लेते थे। जो लोग हर आधे घंटे खड़े हो जाते थे, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज कर लेते थे, भले ही वो आधे घंटे की एक्सरसाइज करते हो, वो ज्यादा हेल्थी थे। किसके कंपैरिजन में? जो लोग हर दिन 1 घंटा एक्सरसाइज करते हो लेकिन बाकी के दिन लगातार बैठे रहते। सो यू हैव टू ब्रेक योर सेटिंग साइकिल। कभी भी आप गाड़ी में भी जाते हो ना, जैसे मैं यहाँ से गुड़गांव से दिल्ली जाऊंगा, ड्राइव हो जाएगा 2 घंटे का, मैं ड्राइवर को तुरंत कहूंगा गाड़ी आधे घंटे पर रोक दो, मैं रोड से उतर कर 2-3 सेटअप्स करके फिर गाड़ी में बैठ जाऊंगा। सिटअप्स करके कुछ भी माने, मैं मेरी सेटिंग साइकिल को तोड़ डालता हूँ। मैं फ्लाइट में भी मेरा ट्रैवलिंग बहुत होता है मुंबई, तो अमेरिका से भारत, यूके से भारत, लगातार 16-16 घंटे की फ्लाइट होती है। मैं हर आधे घंटे फ्लाइट में भी खड़ा हो जाता हूँ, या तो रेस्टरूम तक, वहां तक चल के आऊंगा, लॉबी में चल के आऊंगा, या फिर कोई जगह ना हो तो कम से कम सीट से उठकर भी मैं थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लूंगा। कभी भी आधे पौने घंटे से ज्यादा एक जगह नहीं बैठना चाहिए। यू हैव टू ब्रेक योर सिटिंग साइकिल। रिसर्च में तो वहां तक पाया गया है कि कोलन कैंसर का एक कारण कंटिन्यूअस सिटिंग है। तो आप भले ही एक्सरसाइज करते हो, लेकिन यू हैव टू ब्रेक योर सिटिंग साइकिल एवरी 30 to 45 मिनट्स। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ एक्सरसाइज के विषय में। अब हम आपको ले चलते इमोशंस पर। इमोशंस 3 व्यक्ति के काम लाते हैं बंदे। एक तो जो खाने वाला जो इमोशंस है वो कैसे खाता है, दूसरा बनाने वाले का इमोशन, तीसरा परोसने वाले का इमोशन। तीनों के मैं आपको रिसर्च सुना देता हूँ संक्षेप में जी। पहले तो जो बनाने वाला है, रिसर्च में ये पाया गया था जिन लोगों को ज्यादा गुस्सा आता हो ना, उन्होंने ये रिसर्च जेल में किया था। कहां पर? जेल में। जिन लोगों ने गुस्से की बदौलत कम से कम एक इंसान का खून किया हो गुस्से के कारण, ऐसे क्रिमिनल्स के बाहर इन रिसर्च को किया गया है। जिनका गुस्सा अनकंट्रोल्ड हो, ऐसे लोगों को ये रिसर्च किया गया था। उनको 3 महीने तक जेलर, वो जेल में जो रसोईया वो बनाता है ऐसा नहीं, स्पेशल कुक को हायर किया गया जो मंत्र जाप से रसोई बनाता हो, भगवान का नाम स्मरण से, फोन न उठाता हो रसोई बनाते वक्त, जिसका दिमाग शांत हो, पवित्रता के साथ रसोई बनाता हो। 3 महीने तक ऐसे क्रिमिनल्स को ये रसोई खिलाई गई।
आप सुनकर हैरत में आ जाएंगे, जो क्रिमिनल्स जेल में भी जब दीवार को मारते थे, दीवार को मारकर अपना गुस्सा निकालते थे, जिन्होंने कम से कम एक खून किया हो गुस्से की बदौलत, उनका गुस्सा 60% कम हो गया। क्यों? क्योंकि जब वो किसी शांत इंसान का बनाया हुआ भोजन खाते थे तो उनकी इमोशंस फूड के अंदर थे, और वही इमोशंस उनके बिहेवियर। कितना पावरफुल ये रिसर्च है, बहुत ज्यादा। दूसरा रिसर्च में आपको सुनाता हूँ, परोसने वाले इंसान की इमोशंस। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी का ये रिसर्च है हिम्मत भाई। उन्होंने ऐसे रैट्स पर, चूहे पर ये रिसर्च किया कि उनको ऐसा डाइट दिया जाता था कि यदि ये डाइट को 2 महीने तक ये चूहे खाएंगे, 2 महीने में वो मर जाएंगे। हर दिन उनके फूड के अंदर पॉइजन की मिलावट की जाती थी, थोड़ा थोड़ा, यानी कि 2 महीने में वो सभी चूहे मर जाएंगे। लेकिन रिसर्चर्स ने इसमें एक चीज डाल दी कि जो चूहे को जो परोसने वाला इंसान था, जो केज के अंदर, वो बड़े प्रेम से, बड़े ही मासूमियत से, बड़े ही अत्यंत स्नेह से उस रैट्स को परोसता था। क्या? वो जहर परोसता था। 2 महीने के बाद एक भी चूहा, एक भी रैट मरा नहीं। रिसर्चर्स का क्या मानना था, यदि रोज थोड़ा थोड़ा जहर खिलाते रहेंगे, 2 महीने के अंदर सभी चूहे मर जाएंगे, एक भी चूहा नहीं मरा। ये है परोसने वाले इंसान के प्रेम की ताकत। इसकी ही ऑपोजिट रिसर्च में आपको सुनाता हूं। वही चूहे को बहुत ही हेल्थी न्यूट्रिशियस डाइट खिलाया जाता है। जैसे हम सलाड्स खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, वैसे चूहे का हेल्थी डाइट खिलाया गया है। लेकिन परोसने वाला जो इंसान था ना, वो उस पर फेंकता था, खाना जो परोसता था वो फेंकता था। तो चूहे को ये एहसास हो गया, परोसने वाला इंसान हमें प्रेम से नहीं परोसता। 2 महीने के बाद अक्सर चूहे को फैटी लीवर हो चुका, अक्सर चूहे का बीपी बढ़ गया था। बहुत ही हेल्थी डाइट था, न्यूट्रिशियस डाइट था। वैसे ही आपका परोसने वाला इंसान पवित्र होना चाहिए और प्रेम से आपको, इसीलिए तो हम कहते थे ना, जहां भाव न हो वहां खाना नहीं चाहिए। भले ही स्वादिष्ट खिलाए आपको, वहां पर खाओ, भले ही सूखी रोटी हो, लेकिन परोसने वाले इंसान के अंदर भाव। हमारे पूर्वज जी कहते थे, आपने सुना होगा, जी जी जहां भाव हो वहां ही प्रसाद ग्रहण करना जी, चाहिए। जी। यही तो कारण है। अब आप किसी के घर पे चले गए, लेकिन उसको परोसने का भाव ही नहीं था, वो फूड भी हमें डाइजेस्ट नहीं होगा। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, खाने वाले का इमोशंस खाते वक्त क्या है। आपको कृतज्ञ भाव से खाना है, माइंडफुल ईटिंग करना है। आपको क्या करना है? माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग। आज लोग कैसे खाते हैं? टीवी देखते देखते, मोबाइल देखते देखते, रील्स देखते देखते, किसी के साथ बातचीत करते करते, काम का प्रेशर करते करते। मेरा एक नियम है हिम्मत भाई, मैं इन 3 चीजों में कभी नहीं खाता। कब? एक तो मुझे भूख नहीं हो, अच्छा। जब तक मुझे भूख न हो तब तक मैं कभी भी नहीं खाता, भले ही खाने का टाइम हो चुका हो। भूख के बिना खाया हुआ भोजन जहर के समान है, भले ही खाने का समय हो गया हो। कोई मुझे चाहे कितना भी आग्रह कर ले, लेकिन भूख ना हो तो मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि आप उस फूड को एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। दूसरा मेरा नियम है, जब मैं बिजी हूं तब मैं कभी नहीं खाता, क्योंकि उस वक्त आपका मन खाने में नहीं होगा, आपके काम में होगा। और याद रखना, खाने को पचाने के लिए आपका मन खाने में होना बेहद जरूरी है। समझ रही मेरी बात का? जैसे दाल को आप जितना पकाए, जितना गर्म करेंगे, उतनी वो पकेगी और उतनी ही वो स्वादिष्ट लगेगी। कच्ची दाल आप किसी को ले देंगे, वो खाएगा? नहीं खाएगा। वैसे ही भोजन के अंदर जितना आपका माइंड एकाग्र होता है ना, उतना ही वो भोजन पकता है और इतना ही आपको न्यूट्रिशन का काम करता है। मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूं। आप मूंग की दाल खाते हो फॉर एग्जांपल, प्रोटीन से भरचक होती है। वही दाल को आप खाते हो टीवी देखते देखते, तो उस दाल को खाने से यदि आपको 50% प्रोटीन मिलने वाला हो ना, यदि आप टीवी देखते देखते वही दाल को खाते ना, आपको 5% भी प्रोटीन नहीं मिलेगा। आप कहेंगे हमने तो दाल खा ली, लेकिन आपका मन दाल में नहीं था जिस वक्त आप खाते थे। ये रियल रिसर्च, कितना कन्विंसिंग है रिसर्च। खाते वक्त आपका मन कहां पर होना चाहिए? खाने में। मैं जब भी खाता हूं ना हिम्मत भाई, बड़ी प्रसन्नता से खाता हूं, बड़ी शिद्दत से खाता हूं। एक एक कण को प्रसाद समझकर
कृतज्ञ भाव से, प्रसन्नता से खाता हूं। ऐसा नहीं कि फोन आ गया उठा लो, कुछ देखते देखते रील्स देखते, कभी नहीं मैं खाता। खाते वक्त 15-20 मिनट में डूब जाता हूं। जैसे मूवी कोई इंसान देखता है तो उस वक्त क्या कोई काम खोलकर बैठेगा? नहीं नहीं, वो नहीं। मूवी देखने के लिए लीन हो चुका है। वैसे खाते वक्त डोंट मेक ईटिंग ए बाय प्रोडक्ट। लोग बीमार तो इसीलिए हो रहे। खाते वक्त कोई भी एक्टिविटी आप मत करो, खाने में ही ध्यान दो। तो ये 3 चीजों में कभी नहीं करता। भूखा ना हो, बिजी हूं, और तीसरा जब मैं उदास हूं, मायूस हूं, स्ट्रेस्ड हूं, डिप्रेस्ड हूं, कब मैं कभी नहीं खाता। खाने के लिए प्रसन्न होना बहुत जरूरी है। जब आप प्रसन्न हो तभी खाओ। मान लीजिए आप कॉफी पी रहे हो, जब तक आप प्रसन्न अवस्था में ना हो तब मत खाओ। अब लोग करते क्या है, अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए आज लोग खाएंगे। ये गलत तरीका है। जब आप स्ट्रेस में होते हो तब आप खाते हो ना, तो होता क्या है, पहले तो आप जंक फूड खाएंगे। आप देखना, जब इंसान स्ट्रेस में होता है वो हेल्थी चीजें नहीं खाएगा। वो क्या खाएगा? क्रंची, सॉल्टी, ऑयली, फ्राइड, चीनी वाली चीजें ही खाएगा। तो ये तो पहला नुकसान। दूसरी चीज क्या होगा, जब आप स्ट्रेस में होते हो ना तो आप ओवर ईटिंग करते हो। आप अपने आप को कंट्रोल नहीं रख पाएंगे। राइट, सही बात एग्री है ना? एग्री एग्री और एग्री। तीसरी चीज, जब आप स्ट्रेस में होते हो ना तब आपके बॉडी के डाइजेशन के एंजाइम्स इतने रिलीज ही नहीं होते उस चीज को पचाने के लिए, क्योंकि आपका जितना भी ब्लड है वो आपके ब्रेन की ओर डाइवर्टेड रहता है। तो वो चीज वैसे भी आपको पचने वाली नहीं है। तो स्ट्रेस में हो तब मत खाओ, जब आप बिजी हो तब मत खाओ, और जब आप भूखे न हो तब मत। ठीक है। ये हमने आपको बात बताई माइंडफुल ईटिंग की। जी जी जी। अब हम आते हैं इमोशंस पर ही, लेकिन दूसरी चीज पर हम आपको ले जाना चाहते हैं, सप्रेसिंग योर इमोशंस। कभी भी अपने इमोशंस को मत दबाओ। लोग आज कहते क्या है, सबसे ज्यादा कौन से 2 इमोशंस को हम दबाते हैं जानते हो? दुख और गुस्से को। मैं कहता हूं गुस्से को कभी दबाओ मत। अब आप कहेंगे गुस्से दूसरे पर निकाल देंगे तो वो हमारे संबंध खराब हो जाते हैं। तो गुस्से को न तो आपको दूसरे पर निकालना है, ना ही अपने आप पर निकालना है। आपको अपने काम पर निकालना है। जो भी गुस्सा आ रहा है उसको, जैसे शेन वॉटसन की बात सुनी आपने। अब वो कुछ आईपीएल खेल रहा था, 5-6 बॉल्स में उसने कुछ रन नहीं मारा, तो कितना गुस्सा, वो भी आईपीएल में, कितना गुस्सा आ जाता है। तो अब उसने अपना गुस्सा बॉलर पर नहीं निकाला, उसने अपना गुस्सा कहाँ निकाला? बॉल पर निकाला, और फिर वो सेंचुरी ठोकता है। सचिन तेंदुलकर जब कोई भी गुगली बॉल डालता था या फिर नो बॉल डालता था, तो तेंदुलकर कभी बॉलर पर गुस्सा नहीं करते थे। वो क्या करते थे? रन बनाकर बॉल पर गुस्सा निकालकर उसको जवाब देते थे। वैसे ही हमें हमारा गुस्सा दूसरे पर नहीं निकालना, हमें करके दिखाना है कि उसकी बोलती ही बंद हो जाए। बहुत बढ़िया। जब कोई हमें चिल्लाता है, कोई हमें टीज करता है, कोई हमारी काबिलियत पर शंका करता है, तो हम क्या करते हैं? उसको उत्तर देने में, उसको जवाब देने में हमारी एनर्जी को डाइवर्ट कर देते हैं। आप करके दिखाओ कि उसकी बोलती ही बंद हो जाए। आपको बोलना कुछ नहीं पड़ेगा, आप अपने कार्य में गुस्सा निकाल दो। यदि सामने वाले इंसान पर आप गुस्सा निकालेंगे ना, आप अपने कार्य में एनर्जी को डाइवर्ट नहीं कर पाएंगे। गुस्सा एक बहुत बड़ी एनर्जी है हिम्मत भाई। गुस्सा गलत नहीं है, गलत जगह पर गुस्सा निकालना वो गलत है। गुस्सा निकालो काम पे निकालो। तो वही मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारी इमोशंस को सप्रेस मत करो। अब इस पर मैं जाता हूं। लोग क्या कहते हैं, हम सहन शक्ति को क्या कहते हैं? उसने बहुत सह लिया। तो हम क्या कहते हैं? उसने दुख को पी लिया है। दुख को पीना नहीं है भैया, किसी योग्य इंसान के आगे निकालना है। हम सहन शक्ति को क्या मानते हैं? वो दुख को अंदर ही अंदर अपने अंदर रखे, उसको हम सहनशील इंसान मानते हैं। ये नहीं है। सहनशील इंसान वो है, वो अपना दुख किसी योग्य इंसान के आगे निकाल दे, फरियाद के रूप में नहीं, सॉल्यूशन लेने के लिए। मान लीजिए किसी के जीवन में दुख आ गया, ठीक है, तो वो अपने पिता को कहेगा, अपने फ्रेंड को कहेगा, अपनी पति को कहेगा, शिकायत के रूप में नहीं। कैसे? सॉल्यूशन लेने के लिए, मुझे ऐसी हालत में क्या करना चाहिए। तो इसका अर्थ ये नहीं हो आप दुख को सह नहीं सकते। हमने दुख को सहना इसको क्या कह दिया है? अंदर ही पीते रहे। यदि आप दुख को अंदर ही रखेंगे,
वही दुख एक दिन बाउंस होकर आपको बीमार करेगा। आपने देखा होगा हमारे पूर्वज क्या करते हैं, जब किसी के घर पे मृत्यु होती थी तो 7 दिन के लिए, 2 हफ्ते के लिए लोग उनके घर पे क्या करते थे, बैठने के लिए जाते थे। आपने देखा होगा आज भी गाँव आज में वो भी करते प्रथा हैं, है, अब भी करते हैं। शहरों में नहीं है। हम्म। क्यों? क्योंकि जिसके घर पे किसी की मृत्यु हुई होगी वो अपना दुख बाहर निकाल सके। यदि आप वही दुख को अंदर रखेंगे, वही दुख आपके शरीर में एक दिन बीमारियां पैदा करेगी। और ये हर एक धर्म में है, सनातन धर्म में ऐसा नहीं है, क्रिश्चियनिटी में भी आपको देखने को मिलेगा, इस्लाम में भी है, जुडाइज्म में भी है, जैनिज्म में भी है। जब किसी के घर पे किसी की मृत्यु होती है तो लोग उनके घर पर बैठने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो इंसान अपना दुख बाहर निकाल सके, जिसको इंग्लिश में ग्रीविंग प्रोसेस कहते हैं। वो दुख बाहर निकालना बेहद जरूरी है। अपने इमोशंस को बाहर निकालो, स्वस्थ रहना हो तो। अमेरिका के एक रियल इंसिडेंट में आपको बताता हूँ। हिम्मत भाई, न्यूयॉर्क में कोई एक इंसान को सीवियर ब्रेन ट्यूमर हुआ था, ब्रेन ट्यूमर। डॉक्टर उनको कहता है, डॉक्टर बहुत ही बुद्धिमान था, वो कहता है आपको ब्रेन ट्यूमर होने का कारण कोई डाइट बाइट नहीं है, आपने अपने इमोशंस को दबा कर रखा है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप अपने इमोशंस को किसी योग्य इंसान के आगे निकाल दो। वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर कहता है आपके जीवन में 2-3 ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जिसको आप बाहर नहीं निकाल सकते। वो पेशेंट रोने लगता है, वो कहता है कि आज से 10 साल पहले मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया था, मेरे बिजनेस पार्टनर ने मुझे धोखा दिया था, वो आज तक मैंने किसी को नहीं बताया। उसको मैं रूमिनेट करता रहता हूँ। क्या करता हूँ? रूमिनेट, अंदर वो अंदर ही मैं उसको गुनगुनाता रहता हूँ। डॉक्टर ने कहा किसी योग्य फ्रेंड के आगे निकालो। कहते हो मेरा कोई फ्रेंड ही नहीं है। डॉक्टर कहता है आज से मैं तेरा फ्रेंड हूँ। वो 5 घंटे तक रोते रोते अपने सभी दुख निकालता रहता है। मेरी पत्नी ने मुझे ये धोखा दिया था, मेरे मित्र ने मुझे ये धोखा, मेरे पुत्र ने मेरे साथ ऐसा किया, इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा। 5 घंटे तक बोलता रहा, बोलता रहा, बोलता रहा। डॉक्टर ने कहा अब मैं तुझे कीमोथेरेपी नहीं दूंगा, सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर्स की दवा दूंगा। 2 महीने के अंदर उसका ब्रेन ट्यूमर ठीक कर दिया। सप्रेस्ड इमोशंस हैव टू कम आउट। छठी चीज पर मैं आपको ले जा रहा हूं, हमारा स्वभाव। जो इंसान ज्यादा गुस्सा करता है उसको एसिडिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं। जो इंसान ज्यादा डरता है, भय में जीता है, खौफ में जीता है, उसको लंग्स की बीमारियां ज्यादा होती है, आर्थराइटिस, लंग्स, फेफड़े की बीमारियां। जो इंसान का स्वभाव ज्यादा सेंसिटिव है उसको माइग्रेन्स के प्रॉब्लम्स ज्यादा होते हैं, पेट के प्रॉब्लम्स ज्यादा होते हैं। जो इंसान अपनी चीजों को अंदर दबा कर रखता है उसको कैंसर ज्यादा होते हैं। यदि आपके जीवन में कोई भी बीमारी है, ये लुइस हे का स्टेटमेंट है, तो ढूंढो किसको माफ करना बाकी है। यदि आपके शरीर में कोई भी गंभीर बीमारी है तो ढूंढो किसको माफ करना बाकी है। और ये रियल रिसर्च, इसको भी मैं आपको सुना देता हूं। एक भैया को सीवियर आर्थराइटिस था, अमेरिका शिकागो की ये बात है। डॉक्टर्स ने कहा कि आप चाहे कितनी भी ट्रीटमेंट्स करा लो, क्यों रिजल्ट नहीं मिलता। 5 साल से आर्थराइटिस की दवा खा रहे थे, कई लोगों, मशहूर डॉक्टर्स को दिखाया, कुछ नहीं हो रहा था। एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, वो साइकियाट्रिस्ट कहते हैं कि आपकी बीमारी का एक ही कारण है। उतना कॉन्फिडेंस के साथ वो साइकियाट्रिस्ट कहता है कि आपने जिंदगी में किसी एक इंसान को माफ नहीं किया। वो कहता है ये कैसी, माफ न करना और आर्थराइटिस का क्या लेना देना है? डॉक्टर कहते हैं आप विचार करना। वो बंदा मानने के लिए तैयार नहीं था। 3 महीने के बाद इतना सीवियर आर्थराइटिस होता है, दवाइयां से कुछ नहीं होता, उसके पास जाता है और कहता है याद करो किसको माफ करना बाकी। वो कहता है कि आज से 6 साल पहले कॉलेज में मेरे मित्र ने 10 लोगों के सामने मेरा अपमान किया था, मुझे छेड़ा था। उस अपमान को मैं आज भी भूल नहीं सकता और 6 सालों से मैं उसके साथ बात नहीं करता। डॉक्टर ने कहा तुझे यदि तेरी आर्थराइटिस ठीक करनी है ना, बात करना शुरू कर दे, उसके लिए नहीं तुम्हारे लिए। वो जाता है, उसको कहता है सॉरी यार, आई हैव टॉक्ड विद यू सिंस पास्ट 6 years। घर पे बुलाता है, डिनर कराता है, माफी मांग कर उसको कहता है सॉरी, फ्रॉम नाउ ऑन आई विल स्टार्ट टॉकिंग विद यू, हम आज से मित्र हैं। 1 हफ्ते के अंदर उसका आर्थराइटिस जाने लगा। जब आप किसी को माफ नहीं करते ना, वो आपके शरीर में टॉक्सिन्स को पैदा करता है, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को ज्यादा तेज करता है। ये कुछ लोग इतना परेशान करते हैं आपको, या कुछ लोग ऐसे अपमान करते हैं स्वामी जी, तो मतलब चाहकर भी हम उनको माफ नहीं कर पाते हैं। कर देना चाहिए। कर देना चाहिए।
हमारी शांति के लिए। ये फोन है हिम्मत भाई, इसको मैं 1 मिनट के लिए ऐसे पकड़ कर रखूंगा तो क्या होगा? चलेगा, कोई पीड़ा नहीं होगी, होगा कुछ? नहीं अब 5 मिनट के लिए ऐसे पकड़ कर रखो तो, होगी, 50 मिनट के लिए, और ज्यादा होगी, 1 दिन के लिए, नहीं तो पकड़ा नहीं जाएगा। 1 महीने के लिए मेरा हैंड पैरालाइज हो जाएगा। अब इस फोन को कुछ हुआ? फोन को मैं 1 सेकंड के लिए रखूं या 1 महीने के लिए रखूं, फोन को कुछ नहीं होगा। दर्द किसको होगा? खुद को। मुझे ही होगा ना। वैसे ही जब आप सामने वाले इंसान को माफ नहीं करते ना, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क आपको अपनी भलाई के लिए लाना है, इसलिए माफ कर दो। फोन को मैंने नीचे रख दिया, दर्द बंद हो गए। फोन तो वही है, सामने वाला इंसान वही है। यदि आपको सुकून चाहिए तो आपको माफ करना ही पड़ेगा। उस पर आप फेवर नहीं करते, अपने आप पर फेवर करते हो। समझ रहे मेरी बात को? तो माफी देना वो अपने लिए है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और कृतज्ञ भाव लाना है। जिसका स्वभाव कृतज्ञ वाला है, ये भी मैं आपको रिसर्च बताऊं, पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना का ही रिसर्च है। 10,000 लोगों को उन्होंने सिलेक्ट किया जिनको नी प्रॉब्लम्स था। क्या प्रॉब्लम थी? नहीं प्रॉब्लम। उनको एक काम बताया गया, आपको हर दिन अपने घुटनों को थैंक यू कहना है कि आज तक 30 सालों तक, भले आज मुझे नी प्रॉब्लम है, लेकिन 30 सालों तक, 20 सालों तक आपने मुझे बहुत सहायता की। तो हर दिन ऐसा प्रेम देते थे अपने नीज को कि आपने मुझे बहुत प्रेम दिया है, मेरा बहुत साथ दिया, हम आपके बहुत शुक्रगुजार है, थैंक यू वेरी मच। आप सुनकर हैरत में आ जाएंगे, 2 महीने के बाद जितने भी 10,000 पेशेंट्स थे ना, उनमें से 6,500 लोगों का नी सर्जरीज करना बंद हो चुका। उनको नी सर्जरीज की जरूरत ही नहीं पड़ी। कृतज्ञता के अंदर ये ताकत है। क्या बात है, क्या बात है। रियल रिसर्च में आपको सुनाता हूं। जब भी आपका शरीर का कोई भी ऑर्गन कमजोर हो ना, आप उसको दिल से कृतज्ञता व्यक्त करना शुरू कर। दूसरा रिसर्च में आपको सुनाता हूं, ये भी अमेरिका का ही रिसर्च है। तो ये चीज है हिम्मत भाई। हम आपको जो एक दूसरा एस्टाउंडिंग रिसर्च सुना देते। अमेरिका में ये रिसर्च हुआ है। उन्होंने ऐसे 100 नेत्रहीन लोगों को लिया, विजन इम्पेयर्ड लोग जो देख ना सकते हो। उनको ये कहा गया है कि आपको हर दिन अपनी आंखों को थैंक यू कहना है। भले ही आप दुनिया को नहीं देख सकते, भगवान आपने ये दुनिया कितनी हसीन बनाई है, कितनी सुंदर बनाई है, कितना खूबसूरत ये दुनिया है। भगवान आपकी हर एक चीज नायाब है। आपने भले ही मुझे आंखें न दी हो, 2 हाथ तो दिए, 2 पैर तो दिए, फेफड़े दिए, लंग्स दिए, ब्रेन दिया है, हार्ट दिया है, परिवार दिया है, उसके लिए थैंक यू कहना है। 3 महीने सीवियर ये अभ्यास किया गया। नो कंप्लेंट्स, नो फरियाद, नो एक्सक्यूजेस। क्या? लगातार ब्रह्मांड को, भगवान को हर दिन थैंक यू कहना है। हे भगवान, कितनी प्यारी सृष्टि है आपकी, कितनी प्यारी, मैं ये देख सकता हूँ, ये देख सकता हूँ। हे भगवान, आपने मेरा कितना ध्यान रखा है। कृतज्ञ भाव में हर दिन रहना है। 2 महीने के लिए कृतज्ञ भाव में डूब जाना है। और हिम्मत भाई, आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे, 2 महीने के बाद जो 100 लोग थे ना, उसमें से 72% लोगों को रोशनी शुरू हो गई देखना। कितना आप यकीन कर सकते हो? अरे मान लो डायबिटीज, सच है। डायबिटीज ठीक हो सकती है, ब्लड प्रेशर ठीक है, क्या अंधा इंसान देखना शुरू कर सकता नहीं है? ये सच है। रियल रिसर्च में आपको सुनाता हूं। इसको डाइजेस्ट करना स्वामी जी, मतलब जो अंधा मुश्किल आदमी। है ना। हमने जब से ये रिसर्च पढ़ा है, हम अक्सर पॉडकास्ट में ये सुनाते, क्योंकि तब से मेरे भी होश उड़ गए। ये कृतज्ञता के अंदर कितनी ताकत है आप देखो। अब आज इस बात को सुनकर मान लीजिए कोई नेत्रहीन इंसान इस अभ्यास को शुरू कर देगा, लेकिन यदि वो संदेह के साथ करेगा कि होगा या नहीं, चलो देख लो, नहीं होगा, विश्वास होगा तो काम हो जाता है। अच्छा, बीच में इस यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि ग्रेटिट्यूड की बात चल रही है, मैं थोड़ा सा पूछना चाह रहा हूँ। किसी के अगर रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ चल रही है, या कोई जैसे मेरा ही एक दोस्त है, वो मतलब लगभग डाइवोर्स की कगार पे है, और वो ग्रेटिट्यूड करता है, तो क्या चीज़ें ठीक हो सकती हैं? नहीं, ऐसा नहीं। डिवोर्स नहीं होगा ऐसा नहीं। जो उसके लिए ठीक होगा वो होगा। यदि परमात्मा ने ये चाहा है कि इस इंसान को उसके जीवन में नहीं रहना उचित है, तो परमात्मा उस डिवोर्स प्रोसेस को स्मूथली पूरा करेंगे। समझ रहे मेरी बात को?
हर एक चीज हमने जो सोची होती है वो हमारे लिए ठीक ही होती है ऐसा नहीं है, वो परमात्मा जानते हैं। तो हम क्या सोचते हैं कि यदि देखिए ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था, वो परमात्मा को प्रार्थना करता था, एक बंदा मैं जानता हूँ शिकागो में, मेरा डिवोर्स ना हो मेरा, क्योंकि उसको उसकी पत्नी अच्छी लग रही, उसकी पत्नी को उसको वो अच्छा नहीं लग रहा था। अब वो पत्नी को क्यों अच्छा लग रहा था, पत्नी को क्यों पसंद करता था, क्योंकि वो ब्यूटीफुल थी, खूबसूरत थी। तो वो हर दिन प्रार्थना करता, भगवान मेरा डिवोर्स मत कराओ, मेरी पत्नी को सदमति दे दो। डिवोर्स होके रहा। फिर मालूम पड़ा उसकी पत्नी के 3-4 एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे थे। अब मान लीजिए परमात्मा ने उसका डिवोर्स न किया होता, साथ में रखते और उसकी वाइफ के 3-4 अफेयर्स चलते, तो क्या वो उसकी हित की बात थी? नहीं। तो परमात्मा वो ही करेंगे जो उसकी भलाई में होगा। यदि डिवोर्स करना हितावा होगा तो डिवोर्स के प्रोसेस को स्मूथली पूरा करेंगे और कोई दूसरे अच्छे इंसान को उसके जीवन में लेके भगवान आएंगे। लाएंगे। कभी भी उन लोगों के पीछे पागल मत बनो जो आपके जीवन के लिए बने ही ना हो। मेरी बात गौर से सुनना, समझ रहे मेरी बात को? नो बैगिंग, नो क्लिंचिंग, नो प्रेयर्स। ऐसे लोगों के पीछे पागल मत बनो जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर दे, जिसको आपकी कदर न हो, जो आपकी अहमियत को न जानते हो। अब उनके जीवन में आपकी सिग्निफिकेंस ना हो और आपके जीवन में उनकी सिग्निफिकेंस हो, तो ऐसे लोग क्या आपकी खाक भलाई कर पाएंगे? तो ऐसे लोगों को जाना देना चाहिए। यदि उनकी भलाई में होंगे तो परमात्मा उनको रखेंगे, लेकिन यदि परमात्मा जानते हैं ये इस इंसान को आगे जाके नुकसान पहुंचाएगा ये पात्र, तो उसको निकाल के रखेंगे परमात्मा। ठीक है। तो ग्रेटिट्यूड हो गया स्वामी जी। जी। अब हम आते हैं 8वीं चीज पर, पावर ऑफ एसोसिएशन। संगत। आप चाहे कितना भी हेल्थी खा लो, कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, कितनी भी स्लीप अच्छी ले लो, लेकिन यदि आप ऐसे लोगों की संगति में रहते हैं जो हेल्थ कॉन्शियस ना हो, जो अक्सर जंक फूड खाते हो, जो ड्रग्स लेते हो, अल्कोहल पीते हो, तो आप चाहे कितना भी हेल्थी खा लो, उनकी जो खराब आदतें वो आपके अंदर आती है। आएंगी। ये रियल रिसर्च कहता है हिम्मत भाई। उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को लिया जो फिट और स्लिम थे, लेकिन उनको 2 महीने के लिए जो ओबीस लोग हो, मोटे लोग हो, जिनको खाने का कोई लिहाज ना हो, जंक फूड खा लेते हो, रात को ओवर ईटिंग कर लेते हो। ऐसा नहीं, देखिए टेस्ट लेना अच्छी चीज है, खाने का लुत्फ उठाना वो होना चाहिए, लेकिन जो बिना सोचे खाते हो, ओवर ईटिंग करते हो, जंक फूड खा लेते हो, बार बार अपनी इंद्रियों पर संयम न हो, उनको ऐसे लोगों की संगति में रख गया। किनको? जो लोग फिट और स्लिम थे। सिर्फ 2 महीने के अंदर जितने भी फिट और स्लिम थे ना, सब ओबीस हो गए, मोटापे के शिकार हो गए। क्यों? क्योंकि वो ऐसे संगति में रहने लगे जिनको हेल्थ की कदर ही ना हो, जो हेल्थ कॉन्शियस ना हो, जो बिना सोचे खा लेते हो। उनको देखकर उनको भी ऐसा लगा हमें भी खा लेना चाहिए। मान लीजिए मैं इतना स्लिम हो, यदि आप मुझे 10 ऐसे लोगों की संगति में रखेंगे जिनको खाने के लिए कोई ज्ञान ही ना हो, जो नाइट में ओवर ईटिंग करते हो, शराब पीते हो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ मैं भी उनको देखकर ओवर ईटिंग करना लग जाऊंगा। मेरी भी तौल बाहर आ जाएगी, मैं भी जंक फूड खाने लग जाऊंगा। और यदि मैं चाहे कितना भी जंक फूड खाता हूँ, ओबीस हूँ, लेकिन आप मुझे 5 ऐसे स्लिम एंड फिट लोगों के संगति में रखेंगे, उनको देखकर मेरे अंदर उनके वाइब्रेशंस आ जाएंगे, यार ये तो रात को नहीं खाते, ये तो जंक फूड नहीं खाते। उनको देखकर मैं भी हेल्थी हो जाऊंगा। तो ये है संगति की ताकत। और ठीक है। आखिरी में हम आपको ले जाते हैं कर्मों, हमारे अच्छे बुरे कर्म। देखिए हम क्या कहते हैं, आपको ये शरीर मिला, मुझे ये शरीर मिला, हम क्या कहेंगे? हमारी जीन्स की बदौलत, हमारे डीएनए की बदौलत। किसी की इतनी ही हाइट होगी, कोई पुरुष के रूप में जन्म लेता है, कोई स्त्री के रूप में जन्म लेता है, किसी की आंखों ऐसी होती है, किसी का नाक ऐसा होता है, किसी के कान ऐसे होते हैं, किसी के बाल ऐसे होते हैं। हम क्या कहते हैं, इसका कारण क्या है? हमने तो सिलेक्ट नहीं किया। जन्म के समय आपने सिलेक्ट किया था? आप नहीं। स्त्री होना चाहते हैं, पुरुष होना चाहते हैं, वो हमारे जीन्स और डीएनए की बदौलत। लेकिन क्या आप ये जानते हो हमारे जीन्स और डीएनए का कारण क्या है? हमारे कर्म। क्या कुछ लोगों को टाइप 1 डायबिटीज जन्मजात होती है, अब उसने तो बेचारे कोई इस जन्म में गलती नहीं की, हमारे अच्छे बुरे कर्म। कोई लोग जन्मजात दिव्यांग हमारा पैदा होते प्रारब्ध। हैं, कोई लोग जन्मजात नेत्रहीन पैदा होते हैं, कोई लोगों को किडनी काम नहीं करती जन्मजात,
कोई लोगों का फेफड़ा काम नहीं करता, वो हमारे अच्छे बुरे कर्म पूर्व जन्म के होते हैं। इस पर मैं आपको आखिरी बात सुनाकर पूरी करता हूँ। ब्राजील में एक बंदा था, मिगेल रोड्रिगेज उसका नाम था। ये शायद 15-20 साल पुरानी कथा है। उनको कैंसर हुआ, 4th स्टेज का कैंसर। कई डॉक्टर, बहुत अमीर थे, रईस थे, कई गाड़ियां थी, कई डॉक्टर्स को दिखाया, ट्रीटमेंट्स करवाए, कुछ नहीं हुआ। यकायक उनके घर पे एक कार्लोस सांतोस नाम के एक संत आए। सांतोस उनका नाम था। तो उनकी पत्नी, जिनको कैंसर हुआ था, मिगेल रोड्रिगेज, उनकी पत्नी इस संत को कहती है, जो प्रीस्ट थे, वो कहते हैं कि हमारे पति को कैंसर हुआ है, कृपया आप जीसस क्राइस्ट को प्रार्थना करो। वो जो प्रीस्ट थे वो कहते हैं कि हमारी प्रार्थना भी काम नहीं आएगी। वो पत्नी कहती है क्यों? क्योंकि उन्होंने गलत कर्म किए हैं, उसकी बदौलत उनको कैंसर हुए। अब क्रिश्चियनिटी में कर्म शब्द नहीं है, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक्शंस गलत लिए है अपने जीवन में। पत्नी कहती है क्या? आप उन्हीं को पूछो। वो प्रीस्ट कहते हैं, वो पति कहते हैं मैंने थोड़ी गलत किया। पूछते हैं, निकालते हैं, फिर वो कहते हैं कि आज से 3 साल पहले मैंने मेरे बिजनेस पार्टनर के साथ चीटिंग की है। कई मनी उन्होंने इकट्ठा कर ली है अपने बिजनेस पार्टनर और अपने एम्प्लॉइज को दबाकर, उनके नीचे जो काम करते हैं ना। वो प्रीस्ट कहते हैं उनकी बद्दुआ लगी है आपको। क्या कहा? बद्दुआ लगी। वो कहते हैं इसके और इससे क्या लेना दे। प्रीस्ट कहते हैं यदि उनको जीना है तो कह दो कि अपने बिजनेस पार्टनर के पैसे वापस दे दे और एम्प्लॉइज के पैसे एक एक पाई का हिसाब दे दे। उनको करना पड़ता है अपनी बीमारी ठीक करने के लिए। 1 महीने के अंदर उनका कैंसर ठीक हो जाता है। क्या ये है खराब कर्मों का असर? और वैसे ही आप यदि अच्छे कर्म करते हो तो आपको चाहे कोई भी बीमारी हो गई हो, अब ठीक हो जाओगे। ठीक यकीनन हो जाएंगे आप। हमारे एक महान संत है जोगी स्वामी, अभी ही वो धाम गमन हुआ कुछ साल पहले। प्रधानमंत्री मोदी जी को भी उन्होंने आशीर्वाद दिए थे, एक दिन तुम राजा बनोगे देश के। जब मोदी जी एमएलए भी नहीं थे ना उस वक्त की, तब उन्होंने आशीर्वाद दिए थे राजकोट पे। तो वही संत की मैं एक बात सुना था। वो एक भैया को कैंसर हुआ था, उनकी पत्नी को। डॉक्टर्स ने कहा वो जी नहीं पाएंगे। उम्र भी 45 साल की है। परिवार में सब चिंता करने लगे, दुख होने लगा। उन्होंने सोचा ये जोगी स्वामी बहुत समर्थ है, भगवान से साक्षात बात करके स्वामी जी की चौखट पर जाते हैं और स्वामी जी वो भगवान का प्रासादिक जल उनको देते और कहते हैं भगवान ठीक कर देंगे। जो कैंसर डॉक्टर्स ने कहा ठीक नहीं होगा, कीमोथेरेपिस्ट के पश्चात मुंबई में अच्छे डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं, उस डॉक्टर के चैलेंज देते और ये जोगी स्वामी उनके कैंसर को ठीक कर देते। कैसे होता है? ये संत के आशीर्वाद से। तो मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, हमारे शरीर में जो बीमारियां होती है, जो अच्छाई होती है, उसमें दूसरों के आशीर्वाद और शाप, हमारे अच्छे बुरे कर्म भी काफी प्रभाव डालते हैं। आप चाहे कितना भी हेल्थी खा लो, एक्सरसाइज, स्लीप कर लो, लेकिन किसी की बद्दुआ लग गई है ना, तो वो आपके शरीर में बीमारियों के रूप में मैनिफेस्ट होगा और होगा ही। क्या बात, क्या बात। तो ये सब चीजें स्वामी जी इतना डिटेल्ड में, मतलब हेल्थ पे मैंने पहले भी पॉडकास्ट किए और काफ़ी बातें की, लेकिन जो हमने वर्ड यूज किया ना स्टार्टिंग में, होलिस्टिक हेल्थ जी, ये एक्चुअली एक एक पिलर को जो आपने मतलब इतनी डेप्थ में और डिटेल में बताया और पूरी रिसर्च के साथ में साइंटिफिक सारी चीज़ें बताई, मतलब मज़ा आ गया। और सच में मतलब हमें तो लगता था कि हेल्थ में कुछ चीज़ें ही काम करते, एक्सरसाइज कर लो, स्लीप अच्छी हो जाए, बस थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान दो, लेकिन उसमें आपने चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन कर दी। मतलब ये मेरे लिए भी ज़बरदस्त मास्टर क्लास है और जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे सबके लिए एक मास्टर क्लास है। स्वामी जी बहुत 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 धन्यवाद इतनी ज़बरदस्त नॉलेज के लिए। बहुत मज़ा आया इस बातचीत के लिए। हमें भी बेहद प्रसन्नता हो गई हिम्मत भाई। और आप जो अपने पॉडकास्ट के जरिए लोगों को जो ज्ञान देते हैं, लोगों के जीवन को एनरिच करते हैं, वो भी वाकई सराहनीय, आदरणीय और आशीर्वाद के पात्र है हिम्मत भाई। तो आपके साथ हमने ये 3रा पॉडकास्ट किया और हर बार आपके साथ बैठने से हमें भी कुछ नया सीखने मिलता है। कुछ वाइब्रेशंस का जो एक्सचेंज होता है, उससे हमें भी बहुत एनर्जी मिलती है। और बेहद बेहद धन्यवाद हिम्मत भाई आपका। प्रणाम। स्वामी जी धन्यवाद।